चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, तो बीच में मैं नहीं आया था, मैंने आपको बता दिया था, मेरी सर्जरी थी, इस वजह से मैं नहीं आया था। ठीक है, सो 3 दिन का गैप हो गया था, उस 3 दिन के गैप को भी हम फुलफिल करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने ये चैप्टर आपको स्टार्ट करके दिया था, कौन सा, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये वाला जो चैप्टर जो था, इस चैप्टर को मैं एक बार आज वापस से रिवाइज करा दूंगा। इसके टोटल 2 लेक्चर हुए थे, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। इस तरीके से लेक्चर फर्स्ट हुआ था और लेक्चर सेकंड हुआ था, तो ये 2 लेक्चर हो चुके थे, जिनको मैं काम करता हूं पहले रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए जनाब, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आप सबकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, दुआएं बोलते हैं, और वो जो भी होता है ब्लेसिंग्स होती है। सो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्की सी आपको सूजन दिख रही होगी मेरी आंखों पे, बस यही और कुछ नहीं है। ठीक है, सो फेस थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, सूजन सी आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ जी, चलें। हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी, ओके सर, रिवाइज हाँ रिवाइज। सर फास्ट रिवीजन करा दीजिए। चलिए रेडी है, रिवीजन करें फटाफट इस चैप्टर का। इस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? कोशिका चक्र कोशिका विभाजन इस चैप्टर का नाम था। और इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करी थी, मैं जानबूझ के ये दोनों लेक्चर लेकर आया हूं, फर्स्ट और सेकंड, ताकि आप भूल ना गए हो। फर्स्ट लेक्चर जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने आपको ये बोला था कि बेटा ये जो चैप्टर जो है, इस चैप्टर का लिंक जो है आपको कहीं ना कहीं 4 से 5-6 चैप्टर से मिलेगा। कौन सा? वनस्पति जगत से भी मिलेगा, जीव जगत के वर्गीकरण से भी मिलेगा, पुष्पिपाद में लैंगिक जनन से भी मिलेगा, मानव जनन से भी मिलेगा, और आनुवंशिकी के जो दोनों चैप्टर, वंशागति, आणविक आधार और वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये टोटल 6 चैप्टर जो है, 6 चैप्टर से लिंक मिलेगा आपके इस चैप्टर का। और ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन की संभावना होती है इस चैप्टर में। कितने? 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना होती है इस चैप्टर में, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कोशिका चक्र कोशिका विभाजन। ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहला बिंदु जो आया था वो ये आया था कि मेरे भाई ये कोशिका जो है वो विभाजन क्यों करती है। ये 2 प्रश्न आ रहे थे कि कोशिका क्यों विभाजन करती है और कैसे विभाजन करती है। सबसे पहले हमने जो चीज देखी थी वो देखी थी कोशिका क्यों विभाजन करती है। इसको समझने के लिए हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसका नाम था कर्ण प्लाज्म थ्योरी, और एक और मत देखा था जो था सतह क्षेत्रफल अनुपात देखा था। ठीक है, ये जो कर्ण प्लाज्म थ्योरी थी हर्टविग ने दी थी, हमने सतह क्षेत्रफल जो अनुपात जो देखा था। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी बात करी थी, सतह क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात की जैसे एक छोटी कोशिका है, तो ये छोटी कोशिका और ये बड़ी कोशिका, आप खुद इमेजिन करिए कौन सी कोशिका है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रहण कर सकती है, कौन सी कोशिका है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती है, कौन सी कोशिका है जो ले लेगी, खींच लेगी। सोचिए एक फूली हुई कोशिका है, पूरी कोशिका फूल चुकी है, क्या वो और चीजें चाहेगी? एक छोटी सी कोशिका है वो चीजें चाहेगी। सोचिए एक व्यक्ति जो पूरा मोटा हो चुका है, क्या वो और खाना खाना चाहेगा? या एक बेचारा व्यक्ति जो सुखड़ा हुआ है वो ज्यादा खाना खाना चाहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, तो छोटी कोशिका है उसका एब्जॉर्प्शन, जो छोटी कोशिका है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, तो उसका एब्जॉर्प्शन का जो क्षेत्रफल है, कई बच्चे यहाँ पर क्षेत्रफल से ना कंफ्यूज हो गए थे कि सर जो बड़ी कोशिका उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जो छोटी उसका क्षेत्रफल कम होना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही, लेकिन यहाँ पर हम जो क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, ये कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे थे बेटा? ये हम बात कर रहे थे अवशोषण के क्षेत्रफल की, एब्जॉर्प्शन के क्षेत्रफल की। प्लीज बातें ना करिएगा, रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से, सुन लीजिए, क्योंकि यही रिवीजन आपके रिवीजन जो बैकलॉग सीरीज होगी उसमें भी यही कराऊंगा, तो प्लीज एक बार सुन लो, प्लीज सुन लो, बिना बात के। इतनी रिक्वेस्ट आप मेरी मान सकते हो ना? हाँ जी, ध्यान से सुनना। तो यहां पर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा था, आयतन अगर बढ़ रहा था, तो क्षेत्रफल घट रहा था। किस चीज का क्षेत्रफल? क्षेत्रफल यहां पर किस चीज का था? अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का। ये छोटी कोशिका ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती है, बड़ी कोशिका कम चीजों को एब्जॉर्ब करेगी। तो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस है, एब्जॉर्ब करने का जो सरफेस एरिया है, वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो ऑब्वियस बात है, छोटी कोशिका ज्यादा अवशोषित करेगी तो वो बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी हो जाएगी कि केंद्रक जो है अब इस कोशिका के कार्य को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये कोशिका क्या कर लेगी? विभाजन कर लेगी। एक मत तो ये था। दूसरा हमने पढ़ा था क्या बेटा? कर्ण प्लाज्म थ्योरी जो हर्टविग ने दी थी। ठीक है, कर्ण प्लाज्म थ्योरी जो किसने दी थी? हर्टविग ने दी थी। और उन्होंने बताया था कि अगर किसी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो यानी केंद्रक कोशिकीय द्रव्य अनुपात अगर कम होता जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो कोशिका विभाजन कर लेती है। अब ये कर्ण प्लाज्म सिद्धांत क्या था? ये कर्ण प्लाज्म में ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या था? तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स एक अनुपात था। किस चीज का अनुपात था? केंद्रक का आयतन डिवाइड बाय कोशिका द्रव्य का आयतन। क्या बोला हमने? केंद्रक का आयतन डिवाइड बाय कोशिका द्रव्य का आयतन। सर केंद्रक का आयतन तो समझ में आता है कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका में ये वाला वॉल्यूम तो न्यूक्लियस का है। कोशिका द्रव्य का आयतन कैसे निकालेंगे? तो हमने बात करी कि भाई एक सेल का जो वॉल्यूम है उसमें से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें, क्या सेल के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें तो किस वॉल्यूम बच जाएगा? सर साइटोप्लाज्म का। तो मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए था। किसका? केंद्रक का आयतन यानी वॉल्यूम किसका? न्यूक्लियस का वॉल्यूम डिवाइड बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को हमने कैसे निकाला था? सेल के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस के वॉल्यूम को माइनस करके निकाल दिया था। तो ये फार्मूला बना था। इस हिसाब से हमने एक एग्जांपल से देखा था कि सपोज एक छोटी कोशिका है जिसमें केंद्रक का आयतन 2 माइक्रोमीटर है और कोशिका का आयतन 10 माइक्रोमीटर है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हुआ था? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का कितना था? 2। हां सर। और साइटोप्लाज्म का निकालना था तो क्या किया था सर? सेल के वॉल्यूम में से केंद्रक के वॉल्यूम को माइनस किया था। सेल का कितना था? 10, केंद्रक का कितना था? 2, तो 2/8 हो गया, 1/4 0.25 आ गया। ये तो आ गया छोटी कोशिका का। वहीं जब हमने बड़ी कोशिका की बात करी तो हमने ये बोला था कि जब कोशिका बड़ी होती है तो उसके केंद्रक का आयतन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। क्या बोला हमने? जब एक कोशिका बड़ी होती है तो उसके केंद्रक का आयतन ज्यादा नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है ना। सो बड़ी कोशिका में केंद्रक का आयतन तो उतना ही है, 2 माइक्रोमीटर है ना, लेकिन कोशिका द्रव्य का आयतन तो ज्यादा होगा। कितना? अब कोशिका का आयतन कितना है? 20 - 2 कितना हो गया? 18, 2/18 1/9। आंसर क्या आया? 0.11। तो आप जरा सोचिए बड़ी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना है? 0.1 और छोटी कोशिका का कितना आया था? 0.25। इट मींस छोटी से कोशिका जब बड़ी हो रही थी तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो यही बात हर्टविग ने बोली कि बांगरू अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो कम हो जाता है, क्या बोला हमने? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो अगर कम हो जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो क्या हो जाता है? अगर कम हो जाता है तो कोशिका क्या करने लग जाती है? विभाजन करने लग जाती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त हर्ष चौहान, विकास कुमार, रिक्वेस्ट है बेटा पढ़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप प्लीज पढ़ाई पर फोकस करो। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा वो हैं कि ठीक है सर रेस्ट कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, अभी पेन है हल्का फुल्का नॉर्मल, आप पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, आप जो मैं चीज रिवाइज कर रहा हूं उस पर फोकस करना। चल, तो ये तो हमने बात करी कि भैया कोशिका क्यों विभाजन करती है। अब बात करते हैं क्या कोशिका चक्र की। तो हमने बात करी थी कि भैया ये जो कोशिका चक्र जो होता है, अच्छा इसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी, कुछ वर्ड्स हम लोगों ने देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। 2C क्या होता है, 4C क्या होता है, द्विगुणित क्या होता है, अगुणित क्या होता है, जीनोम क्या होता है, ये सारे वर्ड हमने देखे थे। आप में से कितने बच्चों को ये सारे वर्ड याद हैं? सर ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, अभी इसको कम करवा देता हूं। अभी मुझे बताइएगा, ज्यादा व्हाइट दिख रहा है भाई, अच्छी बात है, तेरे को ये दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। रुक एक मिनट, मैं बुलाता हूं। हाँ जी, आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद है? द्विगुणित, अगुणित, 2C 4C, जीनोम, ये याद है? क्लियर है सभी को? सर ये 4C याद नहीं है। निकिता राजपूत कह रही सर याद नहीं है। अरे राम मेरी माँ, क्यों याद नहीं है तेरे को? जल्दी आ भाई इधर। हाँ भाई, कैसे याद, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है? होना चाहिए ना। गलत बात है ये तो, याद नहीं है तो। क्लास नहीं देखी इट मींस आपने, बहुत गलत बात है ये तो, बहुत गलत बात है।
अरे कितना सफेद कर दिया, चमका के रख दिया हमको बिल्कुल यार, इतने भी गोरे थोड़ा ना, थोड़ा सा नॉर्मल करो यार, बिल्कुल ही बच्चों की आंखें जो है बिल्कुल चटियाई पड़ी हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा सही करो, ठीक है। हाँ भाई देख, द्विगुणित क्या था, अगुणित क्या था, 2c क्या था, 4c क्या था। यहाँ पर देख मैंने एक एग्जांपल से बताया था कि भैया मेरे ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु, अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र, शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र, ये 23 गुणसूत्रों का समूह, एक सेट है, एक समूह है, उस समूह को हम क्या बोलते हैं, अगुणित, या अगुणित समूह बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। सो ये अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, ये अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, अगुणित अगुणित फ्यूज होकर जो कोशिका बनेगी वो क्या बनेगी, द्विगुणित बनेगी। ये मैंने आपको बताया था। अगुणित गुणसूत्रों का समूह जो होता है उसी समूह को बेटा हम क्या बोलते हैं, उसी समूह को हम लोगों ने जीनोम भी बोला था, ये मैंने बता दिया था, एक एग्जांपल से बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैं राधा ऐसे कुछ याद आ रहा है, बताया था। उसके बाद हाँ 2c 4c की बात करी थी, फिर मैंने यहाँ पर गुणसूत्र बताया था कि सोच ये जो 23 गुणसूत्र मम्मी से आ रहे थे, 23 गुणसूत्र पापा से आ रहे थे, दिमाग लगा, यहाँ पर 23 गुणसूत्र मम्मी से आ रहे थे, मेरे अंदर 23 गुणसूत्र पापा से आ रहे थे, तो इन 23 गुणसूत्रों में गुणसूत्र पहला मम्मी से भी आएगा, गुणसूत्र पहला पापा से भी आएगा। इन दोनों गुणसूत्रों को हमने क्या बोला था सर, इन दोनों गुणसूत्रों को हमने समजात गुणसूत्र बोला था। क्रोमोसोम 1 1 एक मम्मी का एक पापा का, क्या बोला था, होमोलोगस समजात है। अब 1 और 3 की बात करेंगे, क्या कहला रहे थे, विषमजात कहला रहे थे, हेटेरोलोगस कहला रहे थे, ये वाली बात हम लोगों ने करी थी, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि मेरे भाई इस गुणसूत्र को देख, इस गुणसूत्र को देख, इस गुणसूत्र की अगर तू बात करेगा, इस गुणसूत्र में अर्ध गुणसूत्र कितने हैं। अरे भैया इनको बोलिए कि पगला रही हैं क्या, पढ़ा रहे हैं चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ भैया इधर देखिएगा, एक क्रोमेटिड में डीएनए की कितनी चेन थी, सिंपल, ये आपका अर्ध गुणसूत्र था, हाँ सर, क्रोमेटिड बोला था, हाँ सर, इसमें आपको डीएनए की कितनी चेन दिख रही थी, कितने रज्जु दिख रहे थे, 2, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2c से। यहाँ पर कितनी दिख रही है, 4, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 4c से, सिंपल सा था। अब जरा सोच, इस गुणसूत्र में, ये पूर्ण गुणसूत्र है, पूर्ण गुणसूत्र को मैं 4c से दर्शा सकता हूँ, हाँ, अर्ध गुणसूत्र को मैं 2c से दर्शा सकता हूँ, हाँ खत्म, ये वाला कंसेप्ट था बेटा, ठीक है। चल जैसे ये मैंने आपको बोला, ये डीएनए, हाँ सर, इस डीएनए में कितनी चेन, 2, ये कौन है, क्रोमेटिड, ऐसे 2 क्रोमेटिड जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा सर, क्रोमोसोम बन जाएगा, है ये पूरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट कर दिया 2c से, क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर दिया 4c से। सर जी रिप्लाई मत करो, पहले खाना है आपका, सब कुछ मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, टेस्ट ही नहीं दिख रहे हैं, टेस्ट तू अब अगर 10 दिन बाद देगा तो टेस्ट तेरे लिए बचा रहेगा भी, वो टाइम पर क्यों नहीं दिया, जिन्होंने टाइम पर दिया उनको टेस्ट मिलेगा, जो टाइम पर नहीं देंगे उनको टेस्ट नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से। अभी तुम टेस्ट मत दो टाइम पर और फिर कहो कि हाँ भाई टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अंशिका पढ़ाई पर ध्यान दे लोगे, क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे को। और कोई है यहाँ पर जो फालतू की बातें करने आया है, डांट खाने का काम करने आया है। चले चल, ये 2c 4c का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, 2c क्या होता है, 4c क्या होता है, ठीक है डन। चल इसके बाद मैंने बताया था कोशिका का जो जीवन चक्र जो होता है, जीवन चक्र की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है विभाजन और एक होता है वृद्धि। यहाँ पर ये कोशिका ने विभाजन किया, 2 छोटी कोशिका बनाई, फिर ये कोशिका क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, फिर वृद्धि करके फिर वापस से विभाजन कर रही है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एक बच्ची ने अभी मेरे से फोन किया था, देदनादन शायद वो भी क्लास में होगी, देदनादन कॉल की जा रही थी, मैं काटे जा रहा था, शायद वो क्लास में होगी और मेरी बात को ध्यान से सुन रही। बेटा इस लेक्चर में मैंने बताया था कि कथन कारण वाले प्रश्न कैसे करने हैं, है ना, तो वो गुड़िया जिसने अभी कॉल किया था पूछी सर कथन कारण वाले नहीं होते हैं, इस लेक्चर में बताया था कैसे करना है, तो इस लेक्चर को वापस से दोहरा कर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा यहाँ पर, और इसके बाद हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो गया था, बाकी तो इसमें मैंने आपको हाँ यहाँ तक था। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो था, इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या बातें करी थी, एक बार उसको और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक जो था ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि कोशिका विभाजन क्यों करती है, बात करते हैं कोशिका विभाजन कैसे करती है, ये वाला टॉपिक आ रहा था कि कोशिका कैसे विभाजन करती है। तो हमने बोला था कोशिका चक्र जो होता है, उस कोशिका चक्र में टोटल 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है वृद्धि अवस्था जिसको हम अंतरकाल अवस्था या अंतरावस्था भी बोलते हैं, ग्रोथ फेज या इंटरफेज बोलते हैं। दूसरी होती है विभाजन अवस्था जिसको हम गुणन अवस्था या एम अवस्था, माइटोटिक अवस्था, माइटोसिस अवस्था, मल्टीप्लिकेशन अवस्था बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कोशिका का जीवन काल जो होता है उसका 95% भाग जो होता है वो कौन सी अवस्था में गुजरता है, इस अवस्था में गुजरता है। सिर्फ 5% पोर्शन जो है वो इस अवस्था में रहता है। हाँ जी ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने। एक कोशिका का टोटल जीवन काल जो होता है उसका 95% पोर्शन वो इस अवस्था में गुजरते हैं, केवल 5% पोर्शन इस अवस्था में गुजरते हैं। इसका एक एग्जांपल से हमने देखा था कि हमारी अगर कोशिका की बात करें, हमारी सेल की अगर बात करें, हमारी सेल की अगर मैं बात करूं, हमारी सेल की अगर मैं बात करूं तो हमारी सेल का जीवन चक्र कितना है, 24 आवर्स का है, 24 घंटे का है। और उस 24 घंटे में से 23 घंटे हमारी कोशिका कौन सी अवस्था में रहती है, वृद्धि अवस्था में। केवल 1 घंटा वो कौन सी अवस्था में गुजारी थी, विभाजनकारी अवस्था में। तो यही बात तो यहां पर समझाई थी, 95% पोर्शन इस अवस्था में होता है, केवल 5% पोर्शन इस अवस्था में होता है, ठीक है। सो इतनी सी बात समझ में आ गई है, ठीक है। वहीं हमने एक और एग्जांपल देखा था, यीस्ट जो कौन है, सॉरी कवक, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी कौन होती है, एकल कोशिका होती है। इसका कोशिका जीवन काल जो होता है वो 90 मिनट का होता है। इस 90 मिनट में वो 85 मिनट कौन सी अवस्था में है, वृद्धि अवस्था में, केवल 5 मिनट किसमें, एम अवस्था में है। सो समझने वाली बात जो थी वो इतनी सी कि कोशिका का जो जीवन काल होता है उसका 95% पोर्शन वो कौन सी अवस्था में गुजारती है, वृद्धि अवस्था में, केवल 5% भाग वो कौन सी अवस्था में गुजारती है, विभाजनकारी अवस्था में। आई वृद्धि अवस्था जिसको हमने अंतरकाल अवस्था या अंतरावस्था बोला था, क्या बोला था कि ये 2 एम अवस्थाओं के बीच में मिलती है, उपापचय रूप से सक्रिय होती है, मैक्सिमम गतिविधियां इसी अवस्था में होती है। 95% भाग जो है कोशिका इसी अवस्था में गुजारती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस अवस्था को विश्राम अवस्था बोला जाता है। क्यों बोला था इस कोशिका को, इस अवस्था को विश्राम अवस्था क्यों बोला था, क्योंकि ये पुराने वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग, जब पुराने वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो इस अवस्था में अगर कोई कोशिका है तो माइक्रोस्कोप में कोई गतिविधि दिख नहीं रही है, हमें नहीं दिख रही आंखों से, लेकिन पुराने वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने इस अवस्था को क्या नाम दिया था, विश्राम अवस्था नाम दिया था, रेस्टिंग फेज नाम दिया था। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था उसने। अब इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी 2 वैज्ञानिक, एक का नाम था हॉवर्ड और एक का नाम था पेल्क। उन्होंने अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा था, जीवन SG2, ये 3 अवस्थाएं हमें पढ़नी थी, जीवन SG2 ये 3 अवस्थाएं हम लोगों को पढ़नी थी। लेकिन उससे पहले मैंने इस चैप्टर का कंसेप्ट आपको उसी दिन बता दिया था, इस चैप्टर की नींव जो थी वो मैंने उसी दिन आपको बता दी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। सोचिए समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र को तोड़ा गया था, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र को नहीं तोड़ा था, पूरा का पूरा उठा लिया गया था। आप में से कितने बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 पूरा देखा था? वीरेंद्र डबरिया, मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा, सुन ले लड़के। तूने यही चीज मेरे से उसमें भी पूछी थी, क्या बोलते टेलीग्राम पे, तू यहां पर भी लगातार वही चीज पूछ रहा है। जब मैंने अभी तक तेरे को पढ़ाया नहीं है, जो चीज आने वाली है तो थोड़ा शांति रख ले, आराम से पढ़ाई कर ले, ध्यान से, ठीक है। और थोड़ा मूर्खतापूर्ण चीजें जो है उनको थोड़ा सा दूर रहो। सर कोशिका चक्र में डीएनए का गुणन कब होता है, मूर्ख, ऐसा अवस्था कितनी बार बता दिया,
उस दिन पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया तेरे को कि ऐसा अवस्था में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होएगा। सर ये बस कॉपी पेस्ट करना आता है। कितने बच्चों ने देखा था सेकंड लेक्चर? देखा था पूरा का पूरा? हाँ पूरा का पूरा देखा था। सर हमको व्हाइट ज्यादा दिख रहा है। अरे ले यार तू व्हाइट काढ़ा ले भाई, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ये ले शांति, अब ठीक है, खुश राजी। जो चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान दे बेटा, मैं परेशान नहीं हो रहा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट मत कर अपना। जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर। तुम जो चीज पढ़ाते हो उस पर फोकस करते नहीं हो, तुमसे एक प्रश्न मिलता नहीं, उसके पीछे इस तरीके से पढ़ जाते हो। जो चीज पढ़ाई नहीं उसको तो पढ़ना, मतलब जो चीज पढ़ाई उसको तो पढ़ना, पढ़ तो सही कम से कम। चल चलें आगे, डन। अब आप मुझे बताइए जितने भी बच्चों ने परसों का लेक्चर, परसों कह रहा हूं लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 देखा था, आप में से सभी बच्चों को समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन का कंसेप्ट समझ में आ गया था? हाँ भाई, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंस है, क्या ये चीज समझ में आ गई थी? जल्दी से हाँ कि ना, हाँ जी कि ना जी, हम्बे कि नक्को। हाँ भाई, जो बैच लास्ट में लिए या अभी लिए प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी से अपना कोर्स कवर कर लीजिए। हाँ जी समझ में है? चलो जल्दी से मुझे बताओ, अगर बड़े तुम हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहे हो ना। चलो देखते हैं, चलो जल्दी से मुझे बताओ, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कौन सा विभाजन था जिसमें गुणसूत्र बिंदु टूट रहा था? बोलो आंसर बताओ, इनमें से कौन सा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र बिंदु टूटा था? बोलिए मंतशा, आंसर दो बेटा, इनमें से कौन सा विभाजन था जिसमें गुणसूत्र बिंदु टूटा था? हाँ नामिका कच्छावा गलती कर दी, अमर जी गलती कर दी, बेटे पकड़ा गया, मेरी मां से दर्द होता है। हाँ भाई, मियां से शिवम साहू पकड़ा गया, करण पटेल पकड़ा गया, पकड़ा गया ना सर? वीडियो नहीं चल रहा है। नाजिश पकड़े गए, मिस्टर शहजाद पकड़े गए, पकड़े गए ना? अरे यहां पर गुणसूत्र बिंदु टूटा था, गुणसूत्र बिंदु टूटा था। एक सेकंड बेटा, मैडम मैं बहुत तेज चला रही हैं, एक सेकंड रुको। अरे क्या चल रहा है यार, तो पढ़ा रहे चल रहा, पढ़ाना होता है क्या? और क्लासेस नहीं चलती हैं यहाँ पर? उनको बोलो यार इतनी चलिए जी, आवाज आ रही है बेटा आपको? अभी मेरी आ रही है? सो गुणसूत्र बिंदु बेटा यहां पर टूटा था, ये इस तरीके से, इधर देख बेटा, इस तरीके से गुणसूत्र था बेटा, इसको हमने तोड़ा था किसमें? समसूत्री विभाजन में, याद कर इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से गुणसूत्र को हमने तोड़ा था, ये गुणसूत्र था, इसको हमने तोड़ा था किसमें? समसूत्री विभाजन में। अब जरा सोचिए वाला एरिया कौन सा था? सर गुणसूत्र बिंदु। आप इस गुणसूत्र को तोड़ रहे हो, अर्ध गुणसूत्र बना रहे हो, तो गुणसूत्र बिंदु। शाकिब खान यार थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लो यार, थोड़ा सा यार, क्या मतलब बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हो यार अनिल कुर्मी, हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी यार? हैं? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? ये बिल्कुल यार, बिल्कुल ढोर है बिल्कुल यार। मैं समझा रहा हूं आराम से, ध्यान से पढ़ ले, 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 फिर वापस से वही हरकतें कर रहा है। एक ही मैडम चिल्लाई जा रही, रुकी नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है। आदत तो इन्होंने माथा खराब कर दिया, आदत तुम कर दे यार, पढ़ ले यार, आराम से पढ़ ले, शांति से पढ़ ले, ठीक है? चलिए आइए फोकस करते बेटा यहाँ पर। सो मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं बस देखना चाह रहा था आप में से कितने बच्चों ने सेकंड लेक्चर पूरा देखा था। सेकंड लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समसूत्री एंड अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, ठीक है? तो समसूत्री में बेटा गुणसूत्र बिंदु टूटा था, अर्धसूत्री में गुणसूत्र बिंदु नहीं टूटा था। पूरा का पूरा जो गुणसूत्र जो था उसको उठाकर हम कहां पर ले गए थे? ध्रुव पर ले गए थे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइए तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र बेटा, और मैंने आपको बता दिया था, इधर फोकस करिएगा बिल्कुल भी, कहीं से भी अगर आवाजें आ रही हैं आपको तो ये मान के चलिएगा आपका कंसंट्रेशन मेरी बातों पर नहीं है। फोकस कर, बिल्कुल प्राइम फोकस, मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बातों को अपने कान से सुन के बस सीधा दिमाग चला और कुछ मत कर, ठीक है? तो बेटा देख कोशिका चक्र जो था, इस कोशिका चक्र की टोटल कितनी अवस्थाएं थी? सर 2 अवस्थाएं थी, एक थी अंतरावस्था और एक थी एम अवस्था, है ना? हाँ सर। तो इसमें से सबसे पहले हमको कौन सी पढ़नी थी? सर अंतरावस्था पढ़नी थी। अंतरावस्था को हॉवर्ड अंतरावस्था पढ़नी थी, जिसमें से हमने सिंपल सा पहला बिंदु देख लिया था। हॉवर्ड और पेल्क नामक जो वैज्ञानिक थे, हॉवर्ड और पेल्क नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अंतरावस्था को 3 भागों में बांटा था। कितने? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। अब ये जो 3 भाग जो थे, इन तीनों भागों को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहला भाग जो आता है वो कौन सा आता है? सर जीवन अवस्था, फिर एस अवस्था, फिर G2 अवस्था। सबसे पहले आती है जीवन, फिर आती है एस, फिर आती है G2। अब इनको हमें देखना था। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? जीवन अवस्था देखने वाले हैं। अब मुझे बताइए क्या इससे पहले तक की कहानी क्या मैं आपको नहीं बता चुका हूं? क्या आपने नोट्स नहीं बनाए हैं? प्रतिभा संतनानी कह रही है सर ये जो पिंक लाइन से हाईलाइट किया इसको बता दो, बताओ। पढ़ते पढ़ते कमेंट भी गायब हो जाएगा। 2500 बच्चा अगर यहाँ पर देख रहा है, मैं तेरा कमेंट जैसे खोलूंगा इतनी देर में तो कमेंट गायब हो जाएगा। प्रतिभा मैं यहाँ पर पहले पढ़ा लेता हूँ बेटा, बोलिए क्या आप लोगों ने आज जो पढ़ा रहा हूं जीवन अवस्था, इससे पहले की सारी बातें पढ़ ली हैं? जीवन अवस्था से पहले 2n द्विगुणित अगुणित 2c 4c अंतरावस्था उपापचय रूप से सक्रिय 95% भाग होता है। ये समसूत्री अर्धसूत्री मतलब इस चैप्टर का मेन निचोड़ जो है ना सारा का सारा वो मैं आपको बता चुका हूं। अब जो छोटी-छोटी चीजें बच रही है उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात आ रही है जीवन अवस्था। आप मुझे बताइए कोशिका के जीवन की शुरुआत कौन सी अवस्था से होती है? फटाफट सबसे पहला बिंदु, एक कोशिका के जीवन की शुरुआत कौन सी अवस्था से होती है? बोलिए एक कोशिका के जीवन की शुरुआत कौन सी अवस्था से होती है? दिमाग लगा। एक कोशिका के जीवन की शुरुआत जीवन अवस्था से होती है, बोल सकता हूं? कोशिका चक्र की प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हो?
बोलिए, एक कोशिका चक्र जो होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? हम अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बोला था, ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन क्या था कि G1 S G2M था या नहीं था? हाँ सर, कोशिका चक्र कहां से स्टार्ट होता है? जीवन से। तो हमने सबसे पहला बिंदु ये लिखा है कि भैया एक कोशिका चक्र की सबसे प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? सर जीवन अवस्था होती है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा बिंदु ये तो सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं। हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ चीजें लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो लिखी हुई है एक तो उनको पढ़ना है और जो थोड़ी बहुत एक दो एक्स्ट्रा बिंदु वो मैं आपसे बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। हमने यहां पर बोला था, ध्यान से सुन मेरे भाई, इधर ध्यान से सुनना। मेरी कोशिका 24 घंटे में कर रही थी विभाजन। हाँ सर, इधर फोकस करना बेटा सभी बच्चे। मेरी कोशिका कितनी देर में, टोटल कोशिका चक्र कितने काल का था? मेरी कोशिका का 24 आवर्स का था ना, 24 घंटे का था, जिसमें से वो कितने घंटे अंतरावस्था में थी? जल्दी बता सर। 23 घंटे। 23 घंटे किसमें थी? वो अंतरावस्था में थी। केवल 1 घंटा वो किसमें थी? 1 घंटा किसमें थी? जल्दी से बता। 1 घंटा किसमें थी वो? सर 1 घंटा वो एम अवस्था में थी। 23 घंटे वो किसमें थी? सर वो अंतरावस्था में थी। 1 घंटे वो किसमें थी? एम अवस्था में थी। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। अब इन 23 घंटे में इधर देखना, इन 23 घंटे में जीवन भी है, एस भी और G2 भी है। इन 23 घंटे में, ये 23 घंटे की अंतरावस्था के 3 भाग है, G1 S G2। 24 घंटे में से 23 घंटे यहां ना, और ये कितने भागों से बनी हुई? 3। अब प्रश्न आएगा सर इन तीन में से कितने कितने घंटे कोशिका रहती है? तो सबसे पहला याद रखना, लगभग ध्यान से सुनना, अगर मैं अपनी हमारी कोशिका की बात करूं तो 11 घंटे इधर होती है, 8 घंटे इस अवस्था में गुजारती है, और कितना हो गया? 4 घंटे इस अवस्था में गुजारती है। 11 8 4। क्या ये तुमको बात समझ में आई? जरा हाँ या ना में जवाब देना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, फिर देखते हैं समझ में आई कि नहीं आई। वापस से सुन दे। मैंने बोला मेरी कोशिका का जीवन काल कितनी देर का? तुमने बोला सर 24 घंटे का। उस 24 घंटे में से 23 घंटे वो कौन सी अवस्था में है? सबसे लंबी अवस्था। 24 में से 23 घंटे वो अंतरावस्था में है। केवल 1 घंटा किसमें गुजारी? एम अवस्था में। शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट ये है पापचे रूप से सबसे। अब ये जो अंतरावस्था थी इसके 3 भाग थे, एक जीवन है, एक एस है, G2 है। अब इन 23 घंटों में से कितने कितने घंटे वो इन अवस्थाओं में गुजारी? तो 11 घंटे जीवन अवस्था में, 8 घंटे एस अवस्था में और 4 घंटे G2 अवस्था में। क्या सर ये आप अपने हिसाब से लिख रहे हो या है डाटा? यस ये डाटा है, ये परफेक्ट डाटा है जो आपने याद रखना है। अब क्या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुमसे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं है। लेकिन यहां से बिंदु हमको ये समझ में आया कि भैया अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी? सोच इस अंतरावस्था की 3 अवस्थाएं, जिसमें से सबसे लंबी अवस्था कौन सी? सर जीवन अवस्था। तो आपने याद रखना ये अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था है। बोल, भेजे में गया कि चीरता हुआ ऊपर से चला गया? क्या बुद्धि में इतनी सी बात गई या निकल गई? सिंपल सा था, समझ में आ गया। एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में। एग्जाम्पल, मानव कोशिका जो कितनी देर गुजार रही थी बेटा? 11 आवर्स। 11 घंटे गुजार रही थी इस अवस्था में। चल अब आप मुझे बताइएगा, अगर इन 3 अवस्थाओं में से ये सबसे लंबी अवस्था है, इन 3 अवस्थाओं में से अगर ये सबसे लंबी अवस्था है, तो वांगड़ू बता सबसे ज्यादा उपापचय रूप से सक्रिय कौन सी होगी इन तीनों में से? सोच, दिमाग लगा सोच। अगर सबसे ज्यादा टाइम एक कोशिका इसमें बैठी हुई है, इस अवस्था में गुजार रही है, सोच कोशिका को मजा आ रहा है इस अवस्था में, इट मींस वो उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो अगला बिंदु बोल सकता हूं, उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, यानी मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, सबसे ज्यादा काम कर रही है। बोल सकते भाई यहां पर बैठी है, इतनी देर बैठी है, वेली थोड़ी ना बैठी, तो काम कर रही होगी। इतनी देर इस अवस्था में बैठी तो बहुत सारा काम कर रही होगी, तो इसलिए हमने बोला उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय। अब सर बोलेंगे सर काम क्या कर रही है इस अवस्था में? अगर एक कोशिका इस अवस्था में इतनी देर बैठी हुई है तो काम क्या कर रही है ना? पूछेंगे ना, है ना हेमंत पाल सर, क्या सच में ह्यूमन सेल 24 आवर जीत रहती है? नहीं बेटा, सच में नहीं, मुझ में रहती है बेटा। अरे सच्ची मुच्ची 24 घंटे जीवित नहीं से थोड़ा। ए यार बंधु, पूरा फ्लो बिगाड़ देता है। हाँ भाई जरा सोच, जीवन अवस्था सबसे लंबी अवस्था, इट मींस कोशिका इस अवस्था में बहुत देर से बैठी हुई है, बहुत सारा काम कर रही है। शबाना यहाँ पर फोकस, शबाना प्लीज यहाँ पर फोकस। अब छोड़ दे वहां पर, छोड़ दे बेटा, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर। शबाना पता नहीं तुमने कहां से ये सुनना और सुना ना, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ प्लीज इस पर फोकस, प्लीज। सर रैट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे मेरी मां, खोपड़ी फोड़ लूंगा अपना। जीवन अवस्था सबसे लंबी अवस्था। थोड़ी देर के लिए कमेंट करना बंद कर देना, थोड़ी देर के लिए, नहीं तो हिल जाएगा ऑपरेशन सारे हिल जाएंगे मेरे। ये कह रहा है सर थोड़ा तेज बोलिए। 1-2 दिन कॉपरेट कर ले, 1-2 दिन के लिए बस। हाँ भैया ठीक है। और कोई सर केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तो बांगड़ू है, मेरे को पता ही नहीं है चीजें। हाँ जी अभी चलें, अभी ये थोड़ी सी देर के लिए कमेंट जो है हटा दीजिएगा। हाँ इधर देख, फोकस करिए पूरा। देखो पढ़ने वाला वो पूरा फोकस करेगा, कनेक्ट करेगा चीजों को, समझेगा। तो नहीं पढ़ने वाला वो दे देना, बस कमेंट किया जाएगा और मेरे को रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे बच्चे से। ठीक है इधर देख, मैंने बोला अंतरावस्था सबसे लंबी अवस्था है कोशिका के जीवन काल की। हमने बोला कि भैया 24 घंटे हमारी कोशिका जो है, 24 घंटे का उसका जीवन चक्र है। जैसे आपसे पूछा जाए आपका जीवन काल कितने का, तो हम क्या बोलते हैं? औसतन 60 ईयर्स का हमारा जीवन काल होता है। ऐसे यहाँ पर हमारी कोशिका का औसतन जीवन काल 24 आवर्स का था, जिसमें से 23 घंटे वो अंतरावस्था में थी, 1 घंटे वो विभाजन अवस्था में थी। अब इस 23 घंटे में से अंतरावस्था की जीवन अवस्था में वो 11 घंटे थी, एस अवस्था में वो 8 घंटे थी, G2 अवस्था में 4 घंटे थी। तो बात आ रही है कि सर अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था जीवन अवस्था है। मैंने कहा यस। अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? सर जीवन अवस्था है। मैंने कहा यस। तो सर उस हिसाब से जीवन अवस्था जो कोशिका चक्र की प्रारंभिक अवस्था है, मैंने कहा हाँ। अंतरावस्था की सबसे लंबी अवस्था है, मैंने कहा हाँ। तो जब इतनी लंबी है तो कोशिका ऐसे थोड़ी ना बैठी होगी, काम कर रही होगी ना, सबसे ज्यादा काम इसी अवस्था में होगा। मैंने कहा हाँ। तो हमने ये तो लिखा उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। आपने बोला हाँ सर काम क्या कर रही है? जब आप बोल रहे हो इतना ज्यादा एक्टिवली कर रही है, इस अवस्था में बैठी हुई है, तो काम क्या कर रही है? सर ये कोशिका इस अवस्था में है ना, सर काम क्या कर रही है? तो सीधा याद रखना है, जितने भी कोशिकांग होते हैं, कौन बेटा? जितने भी कोशिका अंगक होते हैं, उन नए कोशिका अंगकों का निर्माण यहां पर होता है। क्या बोला हमने? कोशिकांग, या मैं बोलूंगा नए कोशिकांग का निर्माण इस अवस्था में होता है। नए कोशिकांग का निर्माण
किसका निर्माण? नए कोशिकांगकों का निर्माण, जैसे अंतःप्राय जालिका, जैसे गोल्जी का, लयन का, रसधानी, इनका निर्माण जो है इस अवस्था में होएगा, सीधा सा बिंदु था। सो इस अवस्था में क्या हो रहा है बेटा? इस अवस्था में, इस फेज में जो नए कोशिका अंगक हैं, जो नए कोशिका अंगक हैं, उनका निर्माण यहां पर होएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नए कोशिकांग का निर्माण यहां पर होएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए ओके। अब और क्या हो रहा है? कोशिकांग का तो निर्माण हो रहा है, इसके अलावा कुछ और भी होता है? मैंने कहा हाँ होता है। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है। याद, आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है, किसका संश्लेषण होता है? आरएनए का और प्रोटीन्स का। हेलो हेलो हेलो, पेन कहाँ गया? सुनो, इनको बोल दो धीरे बोलने, कत्ल कर दूंगा मैं इनका। हाँ जी, आ रही है अभी आवाज? ठीक है, वापस से सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? जीवन अवस्था की बेटा, है ना? जीवन अवस्था कोशिका चक्र की सबसे पहली अवस्था थी। ओके सर, डन, हाँ ओके नेक्स्ट। ये सबसे लंबी अवस्था है। हाँ जी, ये एक एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि 24 घंटे में से 23 घंटे अंतरावस्था जो थी, उस 23 में से 11 घंटे हमारी कोशिका जीवन अवस्था में गुजारती है। इट मींस ये सबसे लंबी अवस्था है। ओके, अब अगर सबसे लंबी है तो सबसे ज्यादा काम होंगे, तो उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय। अब क्या काम होंगे? नए नए कोशिकांगों का निर्माण होगा। जितने भी कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, लयनकाय, रसधानी, अंतःप्राय द्रव्य जालिका, गोल्जी का, ये सारे के सारे कोशिका अंगक इस अवस्था में बनेंगे। तो टाइम लगेगा, तो टाइम लग रहा है, उपापचय रूप से सक्रिय है। फिर हमने बोला और क्या होगा? आरएनए भी बनेगा, प्रोटीन्स भी बनेंगे। अब मैंने आपसे बोला था कि दोस्त इस बिंदु को जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न आया है। ये जो दो बिंदु हैं, इन दोनों से प्रश्न आया है, इसलिए बोल रहा हूं याद रखना, इससे प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जीवन अवस्था, बोलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है कि इसमें भी कंफ्यूजन था। आज भाई साहब क्लास बड़ी गंदी सी गुजर रही है, मेरे को बड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ना बच्चे साथ दे रहे हैं ना ऐसे, मतलब पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है यार, वो फील होता है ना, कनेक्ट करने वाली बात, वो हो नहीं पा रही है। आपको हो रही है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा साथ दो ताकि मेरा भी कनेक्शन बैठे, फील बैठ पाए। सर फिर से रिपीट कर दो बेटा। देख, अंतरावस्था को इन दोनों वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा। जीवन S-G2 है ना। एक छोटी सी कोशिका जब अपने जीवन की शुरुआत करती है तो वो जीवन अवस्था में जाती है। अब जीवन अवस्था में अगर गई है तो जीवन अवस्था में सबसे पहली अवस्था नहीं हो गई? हां सर, पहला बिंदु क्लियर, एकरा क्लियर है। दूसरा, ये सबसे लंबी अवस्था कैसे पता लगा? हमने देखा है कोशिका जीवन अवस्था में, हमारी कोशिका 11 घंटे गुजार रही थी, है ना। 11 घंटे अगर यहां पर गुजार रही है तो ये सबसे लंबी अवस्था हो गई है। ठीक है, ऐसा अवस्था 8 घंटे की, G2 अवस्था 4 घंटे की, तो हमने यही बोला सबसे लंबी है। अब सबसे लिए तो सबसे ज्यादा बढ़िया काम भी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं, तो उपापचय रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय, काम करने के रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय। क्या काम कर रही है? हमने बोला सर नए कोशिकांग यहां पर बन रहे हैं, है ना। नए नए कोशिकांग यहां पर बन रहे हैं। कौन से? सारे कोशिकांग यहां पर बन रहे हैं, सिवाय कुछ को छोड़कर, कुछ कोशिकांगों को छोड़कर। सर कौन से कोशिकांग को छोड़ दे? तारक केंद्र को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? तारक केंद्र, जो तेरे को याद आ रहा है तारक का है ना, उसको छोड़ दे। तो यहां पर बन रहे हैं। और क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है। क्या यहां पर क्वेश्चन आता है? इससे आता है गुरु, यहां से प्रश्न तेरे से पूछ लिया जाता है आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण कब होता है? तो आरएनए प्रोटीन्स का निर्माण जीवन अवस्था में होता है। किसमें होता है? जीवन अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है गुरु? जीवन अवस्था में होता है, जीवन अवस्था में होता है। और ये तुम्हारे नीट 2019 में पूछा गया है। ये प्रश्न 2019 नीट में ये प्रश्न पूछा गया था। डन, इतनी सी बात क्लियर। आगे बढ़े। कितने बिंदु हो गए? क्या ये 5 बिंदु आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में? हाँ सर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, 2023 का भी क्वेश्चन है, वेल डन शबाना। इधर देखो, चलो ये हमें 5 बिंदु समझ में आ गए। छठा बिंदु अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। छठा बिंदु ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बताओ मुझे इस अवस्था को मैं, अच्छा मुझे ये बताओ, ये अवस्था जो है जीवन अवस्था जो है, ये किसके बाद आती है? ये इस अवस्था से पहले आती है, किस अवस्था के बाद आती है? आप सीधा बोलोगे सर जीवन, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद G2, फिर उसके बाद M, फिर M के बाद वापस से क्या आती है? जीवन, फिर S, फिर G2, फिर M। तो मैं तेरे से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जीवन अवस्था किससे पहले आती है और जीवन अवस्था के बाद क्या आती है? तो तुम सीधा बोलोगे सर जीवन के बाद S आती है, जीवन से पहले M आती है। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? बोलो, क्या ये बोल सकते हैं? जीवन से पहले, जीवन से पहले, जीवन से पहले, जीवन से पहले कौन आ रही है? सर M आती है। और जीवन के बाद कौन आती है? सर S आती है। बोलिए इतनी सी बात समझ में आ गई? अरे G0 रुक जा यार, भोंदू ये G0 सभी में होती है। G0
बता, इतनी सी बात तेरे पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी? जीवन से पहले कौन आ रही है? भाई जीवन से पहले एम थी और जीवन के बाद एस है। डन है ना? एक कह रहा जीतू के बाद आती है, जीतू के बाद एम आती है। भोंदू लाल, तेरे को इतना सा भी चीज समझ में नहीं आ रही है, चुल्लू भर पानी भी नहीं होता है। बता, इतनी सी बात तेरे को समझ में नहीं, जीतू के बाद आती है, जीतू के बाद कौन सा तुम्हारे कौन पे? जीतू के बाद एम आ रही है, एस के बाद जीतू आ रही है, जीवन के बाद एस आ रही है। बता, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अरे जीवन, अरे मोरी अम्मा कैसे बालक है, ये क्या नीति निकालेंगे? जीवन, जीवन एस जी टू एम। अब ठीक है, जीवन के बाद एस, एस के बाद जी टू, जी टू के बाद एम, फिर जीवन, फिर एस, फिर जी टू, फिर एम। ठीक है गुरु, अब ठीक है, क्लियर? अब बता जीवन, ये देखिए जीवन, जीवन से पहले कौन? एम, जीवन के बाद कौन? एस। अब प्रभु ठीक है आपको, अब समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बस वर्ड का खेल और कुछ नहीं है। क्या? ये जो जीवन अवस्था जो होती है, जीवन अवस्था जो होती है, इस जीवन अवस्था के दो नाम है, जिसमें से एक नाम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ है। कौन सा नाम है? ध्यान से सुनो बेटा। जीवन अवस्था को हम, जीवन अवस्था को हम क्या बोलते हैं? सोच, एक वर्ड है पूर्व और एक है पश्चिम। एस अवस्था में डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है, और एम अवस्था में विभाजन होता है। तब मुझे बता, मैं जीवन अवस्था को क्या बोलूंगा? जल्दी से मुझे बता, जल्दी से मुझे बता। मैं जीवन अवस्था को पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पश्चिम का मतलब बाद में, जीवन अवस्था को मैं क्या बोलूंगा? पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था। जीवन है या नहीं? हाँ, पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था। और पश्चिम विभाजन या पश्चिम सूत्री, विभाजन यानी समसूत्री। तो आप वर्ड देखेंगे, पश्चिम सूत्री अवस्था भी इसको कहा जाता है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में ये वाला वर्ड मिलेगा आपको, पश्चिम। आपको आपके एनसीईआरटी में ये वाला वर्ड मिलेगा क्या? पश्चिम सूत्री अवस्था। ये नहीं मिलेगा, और ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। सामने देख, आराम से सोच, तसल्ली से सोच। एम अवस्था में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? समसूत्री हो रहा है या अर्धसूत्री हो रहा है, जो भी हो रहा है। सूत्री मींस विभाजन। अब आप मुझे बताइएगा, सूत्री विभाजन के बाद आ रही है जीवन, तो क्या बोलूंगा जीवन को? कि सूत्री विभाजन के पश्चात आने वाली अवस्था। हाँ बोलेंगे। इधर देख, जीवन के बाद कौन आ रही है? एस। एस से पहले है ना जीवन। हाँ, एस में अगर डीएनए का संश्लेषण हो रहा है तो मैं तुमको क्या बोलूंगा? डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था, डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था। बोल, तो क्या तेरे को जीवन अवस्था के ये दो नाम समझ में आ गए हैं? क्या तेरे को ये जीवन अवस्था के ये दोनों नाम समझ में आ गए हैं? क्लियर है? समझ में आ गए हैं? इतनी सी बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जिसको भी कंफ्यूजन है मेरे भाई, तेरे पढ़ाई समझ में नहीं आई। सिंपल सा था, ये था छठा बिंदु। किस चीज का मेरे भाई? इस जीवन अवस्था का छठा बिंदु था। अब कई बुक्स में इस छठे बिंदु को पहला बिंदु लिख दिया जाता है। कैसे? इस छठे बिंदु को, ये जो जीवन अवस्था, इसी का ही ऑब्लिक करके नाम लिख दिया जाता है। जैसे जीवन अवस्था ऑब्लिक पूर्व डीएनए संश्लेषी अवस्था ऑब्लिक पश्चिम सूत्री अवस्था। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि सर समझ में नहीं आता है, पूर्व भी लिख रहे हैं, पश्चिम भी लिख रहे हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। इस डायग्राम से देख, सिंपल, ये नीचे देख, इस पर फोकस कर। जीवन किसके बाद आ रही है और जीवन किससे पहले आ रही है? एस से पहले आ रही है। एस में अगर डीएनए का संश्लेषण हो रहा है तो क्या बोलूंगा? डीएनए संश्लेषण से पूर्व आ रही है। और समसूत्री विभाजन के बाद आ रही है, यानी एम अवस्था के बाद आ रही है, यानी पश्चात आ रही है। पश्चिम, खत्म। हाँ जी सर, आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तो होता है। आरएनए का कब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गया? चल, प्रोटीन्स का होता है, वो भी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पे होता है। आरएनए का कहां से? 3 रक में होता है। चलो मेरे भाई, ये थी आपकी जीवन अवस्था। जीवन अवस्था के बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है एस अवस्था। एस अवस्था बहुत सिंपल सी एस अवस्था, जिसमें एस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस, अंग्रेजी में बोलते हैं सिंथेसिस, या इसको सिंथेटिक भी बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? संश्लेषी अवस्था या संश्लेषण अवस्था। अब आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, सीधा सीधा मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं। जो नहीं पढ़ते मैं बार-बार उनके पीछे नहीं पड़ा रहूंगा। आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इस एस अवस्था में क्या होने वाला है? सिंपल, इस एस अवस्था में क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, इस एस अवस्था में क्या होता है? क्या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? वेल्डन महेश गुप्ता, बिल्कुल सही है। क्या इसमें डीएनए का निर्माण होता है सर? तो हम क्या बोलेंगे? डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं सर? प्रतिकृति। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा देखिए, तेरे को एक डीएनए दिखाई दे रहा है। हाँ सर, है ना? कितनी भुजाएं हैं इसकी सर? 2 भुजाएं हैं। सर ये रेप्लिकेशन कैसे होता है? कौन से एंजाइम काम करते हैं? किस तरीके से होता है? पूरा 2 दिन खाएगी ये प्रक्रिया रेप्लिकेशन की, जब पढ़ाऊंगा। कौन से चैप्टर में? 12th क्लास के चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना सा, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, बस इतना सा फोकस करना। ये जो दोनों धागे हैं ना, ये खुल जाते हैं। ओके सर, बस फोकस कर, बस इतना सा समझने की कोशिश कर, कनेक्ट करने की कोशिश कर, प्यार से सुनने की कोशिश कर, हाथों को विराम दे। ये हमारा डीएनए। हाँ सर, इसमें रज्जु तेरे को दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ये रज्जु हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों रज्जु आपस में, दोनों धागे आपस में जुड़े हुए थे। मैंने कहा ठीक है। आपने इन दोनों धागों को खोल दिया। मैंने कहा ठीक है, खोल दिया। अब ये जो दोनों धागे हैं ना, ये दोनों धागे जो हैं, इन दोनों धागों पर ये इन दोनों धागों पर नया रज्जु बन जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, सोच समझ कर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, फोकस करिएगा। एक डीएनए से तूने 2 डीएनए बना दिया या नहीं बना दिया? बस इतना सा। एक डीएनए से तूने 2 डीएनए का निर्माण कर दिया। एक धागे से तूने 2 धागे, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बना दिया, नहीं बना दिया? हाँ सर, और कैसे हुआ? वो पूरी प्रोसेस है भाई रेप्लिकेशन की। कैसे कैसे कौन-कौन से एंजाइम काम करेंगे, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी हमें जस्ट एक चीज समझनी थी, ये हमारा डीएनए, इसकी कॉपी बना दी है। इसी तरीके से डीएनए की कॉपी बनाना, उसकी फोटो कॉपी कर देना, उसकी लिपियां बनाना, है ना, उसका गुणन कर देना, उसकी संख्या बढ़ा देना, क्या कहलाता है? डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है, जो इस अवस्था में होती है। अब जरा सोच, अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा, ध्यान से सुनना, ये तो चीज समझ में आ गई। ये पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु इधर देख, ये तो पहला बिंदु है इस अवस्था का। दूसरा बिंदु, अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा, क्या बोला हमने? किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा अगर कितनी है? 2C है,
क्या बोला हमने? अगर किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा अगर किसी कोशिका में 2C है तो आप मुझे बताइएगा एस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? एस अवस्था में डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी? डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2C से कितनी हो जाएगी? 4C हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर समझ नहीं आया। देख यहां पर ये डीएनए तेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ सर ये रहा डीएनए। इस डीएनए में तेरे को कितने धागे दिखाई दे रहे हैं? सर आपने यहां पर बताया था ये चेन है, ये देख अर्धगुणसूत्र था, याद आ रहा है? याद आ रहा है तेरे को? ये अर्धगुणसूत्र था, ये चेन कितनी थी सर? 2C था। हाँ सर। अब जरा यहां पर ये 2C है, ये भी सी, टोटल कितने सी हो गए सर? 4C। कितना हो गया? 4C हो गया। तो 2C से 4C यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब ये क्रोमेटिड था, ये दो क्रोमेटिड हैं, अगर ये दोनों क्रोमेटिड जुड़ जाएंगे तो दूसरा दिमाग लगा, ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो गुणसूत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो बस यही तो लिखा कि डीएनए की मात्रा 2C से कितनी हो जाती है? 4C हो जाती है। बोलिए कितनी होती है? सर एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो आज जाकर समझ में आएगा। धन्यवाद अजी, धन्यवाद समझने के लिए, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। सो जो आपकी एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है ना 2C से 4C हो जाती है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। आई होप अब जाकर आपको समझ में आया होगा कि मेरे भाई ये एक छोटी कोशिका थी। हाँ सर, इस छोटी कोशिका के अंदर क्या मिल रहा था सर? अर्धगुणसूत्र मिल रहा था। ये देखिए अर्धगुणसूत्र मिल रहा है, ये मिल रहा है अर्धगुणसूत्र। हाँ सर। अब इसमें कितनी चेन है? एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया सर? 2C से। अब हमने बोला ये कोशिका जब कौन सी अवस्था में जाएगी सर? ये कोशिका जब हमारी एस अवस्था में जाएगी तो डीएनए का क्या हो जाएगा सर? द्विगुणन हो जाएगा। ये 2C से 4C हो जाएगी। मींस अगर ये हमारी 2C थी तो एक और 2C, तो 2C कितना हो गया सर? 4C हो गया। क्या बन गया? गुणसूत्र बन गया। अर्धगुणसूत्र से पूर्ण गुणसूत्र बन गया। हाँ जी बोलिए। 4 क्रोमेटिड का नंबर बेटा, ये एक क्रोमेटिड था तो 2 क्रोमेटिड हो गए ना। यहाँ पर क्रोमेटिड का नंबर नहीं देख रहे, यहाँ पर डीएनए की मात्रा देख रहे हैं। ये डीएनए की मात्रा है, मात्रा गुरु मात्रा। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, उस दिन जितने भी बच्चों ने सेकंड लेक्चर देखा, मैं केवल उन्हीं से बात करूंगा, जिन्होंने नहीं देखा मैं प्लीज उनसे बात नहीं करूंगा। जिन्होंने सेकंड लेक्चर देखा था बता मेरे को, यहाँ पर मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, बार-बार नहीं बैठूंगा कि वापस से वो सारी चीजें रिपीट करूंगा शबाना। हाँ जी जरा मुझे बताइए, अर्धगुणसूत्र था, कौन था? ये अर्धगुणसूत्र था। और ये अर्धगुणसूत्र मान लो कौन से गुणसूत्र का था? मान लेते हैं ये सेकंड अर्धगुणसूत्र था। कौन सा था? ये सेकंड अर्धगुणसूत्र है। और ये कौन है सर? ये पूर्ण गुणसूत्र है। क्या ये पूर्ण गुणसूत्र है? कौन सा पूर्ण गुणसूत्र है? सेकंड ही तो होगा ना। आपने इस अर्धगुणसूत्र सेकंड की कॉपी बना दी है, इसको मैं पूर्ण गुणसूत्र सेकंड बोलूंगा ना। तो बताइए यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है क्या? क्या यहाँ डीएनए की मात्रा बढ़ रही थी? ये 2 धागे थे, 2 से 4 धागे हो गए हैं, क्या संख्या बढ़ रही है? अगर मैंने इसको सेकंड नंबर का हाफ क्रोमोसोम बोला है तो इसको मैं भी सेकंड नंबर का ही तो बोलूंगा, थर्ड नंबर का तो नहीं बोलूंगा ना। तो गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। क्या रहेगी? गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। केवल क्वांटिटी बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है। अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड। अमाउंट जो है डीएनए का वो डबल हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये स्टार बनाकर लिख लीजिएगा इस दूसरे बिंदु में, याद रखना। यहां पर गुणसूत्र की क्या नहीं बढ़ती बेटा? गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ती है, गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ती। ठीक है, ये याद रखना, गुणसूत्र की संख्या नहीं बढ़ती है, केवल डीएनए की मात्रा बढ़ती है। क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। बोलिए डंडन डंडन। आंसर मिल गया वीरेंद्र डबरिया, आंसर मिल गया। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, इसलिए बोला जाता है पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। याद रखना, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहा है, चाहे खेलकूद कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन है? एमएस धोनी। उससे ज्यादा पेशेंस वाला व्यक्ति कोई नहीं देखा मैंने यार। अब आप खुद सोच लीजिएगा, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के हर कार्य में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भागा दौड़ी मचाएंगे, हड़बड़ मचाएंगे, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ये कर लिया, वो कर लिया है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ दिमाग में सिर्फ जाल सा बुनता जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा तेरे से। सिर्फ कीचड़ होगी और कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ धैर्य से चीजों को सुनो, समझो। अरे कभी ना कभी तो समझ में आएगी, आज नहीं आएंगी तो एक दिन बाद आएंगी, लेकिन आएगी। पेशेंस रख। हाँ जी क्लियर, डन। सर एनसीईआरटी में गुणसूत्रों की जगह, हाँ जी सर एनसीईआरटी में गुणसूत्रा की जगह गुणसूत्रा लिखा है सर, प्लीज बताइए। मंजीत वर्मा कह रहा है सर गुणसूत्रा की जगह गुणसूत्रा लिखा है। भाई कौन से गुणसूत्रा की जगह कौन सा गुणसूत्रा लिखा है? देखिए यहां पर यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है, ठीक है, तो वह बढ़कर 4C हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि जीवन अवस्था में कोशिका द्विगुणित है यानी 2n है, तो वह एस अवस्था में भी वही रहेगी, 2n ही रहेगी। क्या रहेगी? 2n। अब बता, क्या तेरे को समझ में नहीं आया? कोशिका की संख्या अगर 46 है तो ऐसा अवस्था में भी क्या रहेगी? 46 रहेगी, लेकिन अमाउंट डबल हो रही है। क्या हो रही है? अमाउंट डबल हो रही है। गुणसूत्र लिखा है, अच्छा हो सकता है वो गुणसूत्र लिख दिया, गलती से छोटी सी मिस्टेक हो, गुणसूत्र होगा बेटा। वो गुणसूत्र कहीं हो सकता है लिख दिया, ऑब्वियसली बात है, वो गुणसूत्र नहीं होगा, गुणसूत्र होगा। ठीक कर लेना। चल आगे बढ़े बेटा। यहां पर चले, ये कौन सी अवस्था थी बेटा? हमारी ऐसा अवस्था अभी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसा अवस्था में हमने देखा संश्लेषण हो रहा है। किसका संश्लेषण हो रहा है? सर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ये क्रोमेटिड से एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड बन रहे थे। अब ये दोनों क्रोमेटिड मिलकर गुणसूत्र बना देंगे, पूर्ण गुणसूत्र। ये आधा गुणसूत्र, ये पूरा गुणसूत्र। अगर मैं आधे गुणसूत्र को सेकंड नंबर का बोल रहा हूं तो पूरा गुणसूत्र भी तो सेकंड होएगा ना, तो नंबर तो सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट डबल हो रही है, 2C से 4C हो जाएगा। ठीक है, चल अब मेरे भाई आगे बढ़ इधर देख। क्या एक तो तुमने देख लिया डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, मात्रा बढ़ गई, डीएनए की मात्रा बढ़ गई, क्रोमोसोम की संख्या जो है वो नहीं बढ़ी, उतनी सेम रही है। ये चीज हमें समझ में आ गई। और क्या हो रहा है? और सिंपल से 2 बिंदु और याद रखने तेरे को। क्या बेटा? वो डीएनए किसी के ऊपर लिपटा हुआ था। सोच, वो डीएनए जो था वो किसी के ऊपर लिपटा हुआ था। डीएनए किसी के ऊपर लिपटा हुआ था। डीएनए किसी के ऊपर लिपटा हुआ था। हाँ सर, किसके ऊपर लिपटा हुआ था? सोच, बहुत दिनों बाद आए, बायो पढ़ने का मजा तो आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। अरे बागड़ू सोच, डीएनए किसके ऊपर लिपटा हुआ? हिस्टोन। तो सोच, अगर डीएनए बढ़ रहा है, डीएनए की मात्रा बढ़ रही है, तो उसको लपेटेगा नहीं क्या? लपेटेगा ना। थोड़ा दिमाग लगा सोच। अगर मेरे भाई तू यहां पर डीएनए जिसको तू लपेटता है, किसके ऊपर लपेटता है? गुरुजी हिस्टोन के ऊपर लपेटते हैं। तो अगर डीएनए को तू लपेट रहा है हिस्टोन के ऊपर, और इस अवस्था में तू डीएनए की मात्रा बढ़ा रहा है, तो सोच अगर एक्स्ट्रा डीएनए बनेगा उसको किस पे लपेटेगा? सिर पे लपेटेगा। किस पे लपेटेगा? हिस्टोन। तो हिस्टोन भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ सर, तो इसी अवस्था में
हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है? संश्लेषण होता है। इसी अवस्था में किसका संश्लेषण होता है? हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होता है? संश्लेषण होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है। अब मुझे बता, कॉमन सेंस लगा, क्या प्रोटीन, वर्ड पर फोकस कर, वर्ड पर फोकस कर। देख तेरे से कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख तेरे से कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ प्रोटीन का संश्लेषण G1 S और G2 अवस्था में से कौन सी अवस्था में होता है? सोच, दिमाग लगा। मैक्सिमम बच्चों ने पता क्या रट्टा मार दिया, क्या जीवन अवस्था, सर हमने ना जीवन अवस्था में पढ़ा था, जीवन अवस्था जो होती है ना, इस जीवन अवस्था में सर हमने पढ़ा था आरएनए बनता है, सर प्रोटीन बनता है। अरे बांगड़ू, प्रोटीन तो यहां पर बहुत सारे बन रहे हैं, क्या यहां पर प्रोटीन नहीं बन रहा? क्या ऐसा अवस्था में प्रोटीन नहीं बन रहा? बन रहा है। कौन सा बन रहा है? हिस्टोन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बेटा जीवन में भी बनता है, एस में भी बन रहा है, और रुक अजी रुकिए, अभी G2 में भी बनाएंगे, अभी G2 में भी बनाएंगे। तो याद रखना, आपके इन तीनों अवस्थाओं में क्या बनते हैं? प्रोटीन। लेकिन मैक्सिमम अगर तेरे से पूछ ले प्रोटीन कहां बनता है, तो सीधा आंसर दे मारेगा इसके मुंह पर, जिसने भी तेरे से पूछा है। अगर मैं पूछूं तो मेरे मुंह पर दे मारा आंसर कि सर मैक्सिमम जीवन में बनता है, लेकिन एस में भी बनता है, G2 में भी बनता है। सर G2 में कौन सा बनता है? मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रख, अभी आ रहा है। एस में तेरे को मैंने बता दिया क्या बनता है? हिस्टोन प्रोटीन बनता है। डन। आइए, तो बेटा ऐसा अवस्था पढ़ रहे थे, ऐसा अवस्था में हमने एक बिंदु ये देख लिया कि भैया डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या उतनी रहती है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एक और चीज और याद रखनी है आपने, और वो क्या है? वो है तारक केंद्र। वो क्या है? तारक केंद्र। एक और चीज, क्या? एक और चीज याद रखनी, क्या? तारक केंद्र। तारक केंद्र को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्या? तारक केंद्र को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल। ये तो तारक केंद्र जो होता है ना, सेंट्रियोल, इसका भी द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन यानी कॉपी, डुप्लीकेशन यानी कॉपी, ठीक है, जुड़वा। समझ में आया? तो एक तारक केंद्र से दो तारक केंद्र जो होते हैं, तारक केंद्र की संख्या जो बढ़ती है, वो भी किस अवस्था में बढ़ती है बेटा? इसी एस अवस्था में बढ़ती है। अब जरा आंखें बंद करो और अपने मन में दोहराओ, आंखें बंद करो और अपने मन में दोहराओ। क्या दोहराओगे? सोचो, जीवन अवस्था में क्या क्या हुआ अपने मन में दोहरा, एस अवस्था में क्या क्या हुआ अपने मन में दोहरा। मैं यहां पर ब्लैंक कर रहा हूं स्लाइड। सिंपल, अपने मन में दोहराओ और दोहराने के बाद सोचो जो मैंने आपको बताया कि आपको समझ में आ गया, और फिर लिखो हां सर दोहरा लिया। जरा बुलाना इनको। हाँ भाई, रिपीट कर लिया बेटा, सभी ने रिपीट कर लिया है। ऐसा अवस्था में क्या क्या हुआ, जल्दी से शॉर्ट में फटाफट। चलो एक काम करते हैं, G2 और पढ़ लेते हैं, फिर मन में एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो यहां पर बेटा ऐसा अवस्था में क्या क्या हुआ था? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, डीएनए की मात्रा 2C से 4C हो गई, यानी डबल हो गई थी, क्रोमोसोम की नंबर वही रही थी। उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण हुआ था और तारक केंद्र का द्विगुणन हो गया था। एक तारक केंद्र से दो तारक केंद्र हो गए थे, और ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के कैसे थे? विपरीत थे, 90 डिग्री पर थे। हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। चल आइए, अब है तीसरी और आखिरी अवस्था, जिसका नाम है G2 अवस्था, ठीक है। अब देखिए, इसका पहला बिंदु ना आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसका पहला बिंदु आप लोग मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताओ, इसको ना कहीं एक पूर्व अवस्था बोला जाता है और पश्चिम अवस्था बोला जाता है। अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ, मेरे को नहीं पता। इसका दूसरा नाम जो है वो है पूर्व डैश अवस्था, पश्चिम डैश अवस्था। आप मुझे बताओगे, इसको पूर्व डैश अवस्था और पश्चिम डैश अवस्था बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ क्या नाम दूं, मेरे को नहीं पता भाई। सर एस फेज में सेंट्रियोल आया कैसे? बेटा ये एक बड़ी सी कोशिका, उसके अंदर केंद्रक, उसके अंदर ये दो सेंट्रियोल, ठीक है। अब ये कोशिका ने जब विभाजन किया, पढ़ते नहीं हो बांगड़ू, ये कोशिका ने विभाजन किया तो गुणसूत्र यहां पर लग जाएंगे, ये दो तारक केंद्र यहां पर बैठ जाएंगे, ये गुणसूत्र टूटेंगे, आधे इधर आधे इधर आधे इधर आधे इधर पहुंच जाएंगे। फाइनली यहां पर एक केंद्रक बनेगा, फाइनली यहां पर एक केंद्रक बनेगा, एक केंद्रक यहां बनेगा, एक केंद्रक यहां बनेगा, जिसके पास एक तारक केंद्र यहां, एक तारक केंद्र यहां। फिर कोशिका द्रव्य का जब विभाजन हो जाएगा गुड़िया, तो जरा सोच, ये पुत्री कोशिका, ये पुत्री कोशिका, इसके अंदर कितने तारक केंद्र? एक तारक केंद्र यहां, एक तारक केंद्र यहां। एक से तो काम नहीं चलेगा, तो दुगना करना पड़ेगा। तो ये कोशिका पहले जीवन में जाएगी, जीवन के बाद एस में जाएगी, और एस अवस्था में तुम्हारा क्या हो जाएगा? गुणन हो जाएगा। समझ में? हाँ जी। अब सोचिए तारक केंद्र कहां पर मिल रहा है, सोचिए तारक केंद्र कहां पर मिल रहा है? केंद्र के अंदर मिल रहा है कि कोशिका द्रव्य में मिल रहा है? कोशिका द्रव्य। तो जरा सोचिए तारक केंद्र का द्विगुणन कहां पर हो रहा है? सर कोशिका द्रव्य में हो रहा है। बताओ, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। तारक केंद्र कहां पर मिलता है? कोशिका द्रव्य में मिलता है, तो इसका गुणन कहां पर होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था G2 अवस्था को क्या बोलोगे, तो भाई मैंने तुमसे इतना सही बोला। ये देख, अब इधर देखिए, G2 अवस्था पर फोकस कर, G2 अवस्था पर फोकस कर। G2 अवस्था, एस अवस्था में क्या हो रहा है? सर एस अवस्था में डीएनए संश्लेषण। अब जरा खुद सोच ले यार, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। G2 अवस्था डीएनए संश्लेषण के बाद आ रही है और विभाजन से पहले आ रही है। तो विभाजन से पहले, डीएनए संश्लेषण के बाद, तो क्या लिखूंगा इसको बेटा? डीएनए संश्लेषण के बाद पश्चात डीएनए संश्लेषण अवस्था। डीएनए संश्लेषण के पश्चात आ रही है, और किससे पहले आ रही है? सर विभाजन से पहले आ रही है। तो पूर्व सूत्री या विभाजन अवस्था। बोलिए, पूर्व सूत्री अवस्था या पूर्व सूत्री विभाजन अवस्था, और पश्चात डीएनए संश्लेषण अवस्था। क्या इतनी सी बात समझ में आई? माथा तो नहीं चकराया? क्या इतनी सी बात समझ में आई कि इसमें माथा तो नहीं चकराया किसी बालक का? चकराया, चकराएगा,
चकराएगा। जिनका चकरा रहा है अच्छी बात है क्योंकि तू पढ़ रहा है, जिनका नहीं चकरा रहा कोई बात नहीं, या तो तेरे को समझ में आ रहा है या तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दो ही कंडीशन है। सर हम कह सकते हैं कि G2 स्टेट में सेंट्रल पोल पर पहुंच जाते हैं, क्यों कह सकते हैं मंजीत? नहीं कह सकते क्योंकि ये G2 अवस्था में नहीं पहुंचते, ये कब पहुंचते हैं? ये पूर्व अवस्था में पहुंचते हैं, प्रोफेज में पहुंचते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई, तो G2 अवस्था जिसको हम ये नाम से पुकारते हैं, क्या होता है सर इस अवस्था में? दो बिंदु याद रखने, क्या इसमें कुछ आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या बोला हमने? कुछ आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी बोलती है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब कौन से आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये नहीं बोलती। अब आप में से कई बच्चे हैं जो मेरे से या तो पहले पढ़े होंगे, कहीं लेक्चर देखा होगा, या कुछ भी होगा, या किसी और का भी देखा होगा, तो आपको याद होगा क्या एक प्रोटीन, कौन सा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है ये प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन? और आप में से कितने बच्चों को ये याद आ रहा है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की मदद से हमने कुछ बनवाया था? याद आ रहा है? बोलिए बोलिए जल्दी से। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का इस्तेमाल, वेल डन आनंद कुलदीप, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का इस्तेमाल हमने किसका निर्माण करने में किया था? सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं जिनको अंग्रेजी में क्या बोला? माइक्रोट्यूब्यूल। अब बेटा देख, ऐसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूं, बता मेरे को, एक कोशिका का कंकाल बनाने का काम कौन सी अवस्था में होता है? सोच। एक कोशिका का कंकाल बनाने का काम कौन सी अवस्था में है? सोच। शायद ट्यूबुलिन वहां पर बनता है मेटाफेज में, बांगरू ट्यूबुलिन मेटाफेज में नहीं बनता है। ट्यूबुलिन से बने हुए स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से बाहर निकलते हैं। ये जो तुम्हारा अधूरा ज्ञान है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए अपना जो तुम्हारा जो ज्ञान तुमने पता नहीं कहां से अर्जित किया और वो बहुत ही फालतू टाइप का है, उसको साइड में निकाल और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, प्लीज उस पर फोकस कर ले। हाँ भाई, तो आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है कौन से? सर ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन क्या बनाता है? सूक्ष्म नलिकाएं। तो सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण करने वाले प्रोटीन ट्यूबुलिन का संश्लेषण इस अवस्था में होता है। ठीक है, इतनी सी बात। अभी तर्कु तंतु की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी स्पिंडल फाइबर्स की बात नहीं कर रहे हैं नारायण, स्पिंडल फाइबर्स बाद में बनेंगे, अभी रुक जा। ट्यूबुलिन हमने बना दिया, हाँ सर बना दिया। ये ट्यूबुलिन क्या बनाता है? सूक्ष्म नलिकाएं बनाता है, हाँ सर सूक्ष्म नलिकाएं बनाता है। इतनी सी बात तेरे को पल्ले पड़ गई, इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई, यहां तक की बात क्लियर है? डंडन डंडन, चले आगे, चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये थी तीन अवस्थाएं, ये थी। अच्छा, बाकी एक और बिंदु यहां पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या? वो ये लिखा हुआ है कि भैया बाकी कोशिका जो है वो वृद्धि कर रही है, कोशिका जो है, कोशिका क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है, लगातार कोशिका जो है उसमें वृद्धि चल रही है। तो मेजर आपने ये दोनों बिंदु याद रखने, बाकी तो कोशिका में वृद्धि चल ही रही है क्योंकि वृद्धि अवस्था है भाई सब है। चलो सर, ये तो समझ में आ गया, यहां पर ये तीन अवस्थाएं थी। ठीक है, अब एक अवस्था और पढ़नी है और वो है G0 अवस्था, क्योंकि इस अवस्था से कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे जो आपको बड़े कंफ्यूज कर देते हैं और इस अवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये याद रखना है आपने। सर ये G0 अवस्था क्या होती है? सर ऑर्गेनल्स भी तो डबल होते हैं। यस बेटा बिल्कुल होते हैं, आपको ये ऑर्गेनल ही तो था। ये क्या था? सूक्ष्म नलिकाएं क्या होती है बेटा? ऑर्गेनल नहीं है क्या? एक सेल ऑर्गेनल नहीं था? याद कर, कोशिकांग को हमने सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, एक सेल ऑर्गेनल नहीं है, एक झिल्लीहीन सेल ऑर्गेनल नहीं है, बन नहीं रहा यहां पर। हाँ जी सर जी, न्यू बुक लानी है क्या? तू लिया बेटा, तू लिया, तेरे पास बहुत पैसा है, तू लिया। तुम लोग अकल नहीं आ रही है यार, कितनी बार बोल दिया, मैं समझ नहीं आ रहा, पता नहीं एक ही चीज को कितनी बार दोहराना पड़ता है। कल एक बालक का मैसेज आया, सर मैं एमटीजी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की लूं कि अरिहंत की लूं, जने और कौन-कौन से पब्लिकेशन है उसकी लूं? अरे मेरे भाई एमटीजी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए होंगे 2018 में वही डालेगा ना, वो बदल तो नहीं देगा एमटीजी की। चलो मेरा मन कर रहा है 2019 का क्वेश्चन पलट देता हूं, अरिहंत वाला भी वही करेगा, ये वाला भी वही करेगा। अरे भैया कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बदल जाते हैं पब्लिकेशन बदलने से, थोड़ा सा तो बुद्धि का इस्तेमाल किया करो यार। हाँ सर, चेक पॉइंट्स कहां होते हैं भाई? पहले एक बार G0 अवस्था पढ़ ले, फिर चेक पॉइंट्स भी बता रहा हूं। ठीक है बेटा, पहले G0 अवस्था की बात कर लेते हैं और आज थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, थोड़ा सा। आज लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा, आप समझ रहे हैं, एकदम से सर्जरी से उठकर आया हूं, 3 दिन का रेस्ट लिया है, थोड़ा सा वेट करना, कल से और इंक्रीज करेंगे क्लास का टाइम है ना। G0 अवस्था की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है बेटा? सबसे पहला बिंदु, इसको हम निष्क्रिय, इसको हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं या अक्रिय अवस्था बोल देते हैं, इनएक्टिव फेज बोल देते हैं, शांत अवस्था बोलते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, शांत अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? शांत अवस्था भी बोल देते हैं, शांत अवस्था भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्विसेंट बोला जाता है, शांत अवस्था को क्या बोला जाता है? क्विसेंट फेज बोला जाता है। ठीक है, बाकी अक्रिय निष्क्रिय को हम इनएक्टिव बोलते हैं। सो बेटा यहां पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, जिनको हिंदी अच्छी लगती है हिंदी, जिनको अंग्रेजी में मजा आता है अंग्रेजी। चलो यहां तक की बात है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। G0 अवस्था, G0 अवस्था इसको हमने ये अवस्था बोला, क्यों बोला? बहुत सिंपल सा रीजन हमारी एनसीईआरटी ने दिया कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्या? कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। फिर से सुन, क्या? कुछ कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। अब कोई कोशिका जिसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं है तो क्या वो मर जाएगी? कुछ कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है तो वो क्या करती है? जीवन अवस्था से निकलकर कौन सी अवस्था से निकलकर? सर जीवन अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में चली जाती हैं जो इनएक्टिव है, जो शांत कहला रही है। एक ऐसी अवस्था में चली जाती हैं जिसमें वो उपापचय रूप से तो सक्रिय होगी लेकिन विभाजन नहीं करेगी। जैसे इसको यूं समझिए, एक सिंपल से कंसेप्ट से समझते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपके घर पर बीज रखे हैं? हाँ सर। रुक जा, शांति रख, मैं बहुत कमेंट करता है यार, तो बहुत ज्यादा। मुझे बताओ, आपके घर में बीज रखे हैं? आपके घर में बीज रखे हैं? बीज, हाँ सर। आपकी रसोई में बीज रखे हैं? हाँ सर। क्या आपके घर की रसोई में जो आपकी दाल रखी है, मूंग रखे हैं, चने रखे हैं, वो क्या है सर? वो बीज है ना? क्या उन बीजों में पादप कोशिका नहीं है? है सर। उन बीजों में पादप कोशिका नहीं है सर। लेकिन जरा सोच, वो बीज जिसके अंदर कोशिकाएं हैं, जो अभी कैसी है? इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। लेकिन जैसे ही तूने उन बीजों को पानी दिया, चना अंकुरित किया, चने को पानी दिया, हाँ सर, कोई धागा निकल आता है, चना अंकुरित करते कोई धागा निकल आता है। अरे उन्हीं बीजों को तो मिट्टी में डाल, पानी दे, देख वो पौधे बन जाएंगे। इट मींस वो बीज कौन सी अवस्था में थे? निष्क्रिय अवस्था में थे। सर ऐसी अवस्था को
पादपों के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है प्रसुप्त लिया जाता है, प्रसुप्त यानी निष्क्रिय मींस प्रसुप्त अवस्था, डोरमेंसी। ठीक है, सो कुल मिलाकर वर्ड जो था, मीनिंग जो चीज हमें समझनी थी, कनेक्ट करना था, फील करना था, रटना नहीं था, क्या कि अगर कोई कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं है तो हो सकता है वो मर जाए, और हो सकता है वो एक ऐसी निष्क्रिय अवस्था में चली जाए जिसमें वो जिंदा तो हैगी, काम तो कर रही हैगी, वृद्धि कर रही हैगी, लेकिन विभाजन नहीं कर रही हैगी। समझा? उसके अंदर जीवन है, G2 ये सारी है, सिर्फ M अवस्था नहीं है। तो ऐसी अवस्था जो जीवन से निकलकर, किससे निकलकर, याद रखना, जीवन से निकलकर एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हमारी एनसीईआरटी में चेंज हुआ था। पुरानी वाली एनसीईआरटी में, हिंदी में चेंज नहीं हुआ, इंग्लिश में चेंज हुआ था क्या? पुरानी वाली एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी जो है, उस पुरानी एनसीईआरटी में एक वर्ड था क्या? सस्पेंडेड। खैर आपका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हिंदी आपके पास इंग्लिश की एनसीईआरटी नहीं है, हिंदी की है। मैं जस्ट एक चीज बता रहा हूं, पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ए सेल गेट सस्पेंडेड फ्रॉम जीवन फेज, ऐसे लिखा हुआ था। G0 फेज में ऐसे लिखा हुआ था ए सेल गेट सस्पेंडेड फ्रॉम जीवन फेज, ऐसा लिखा हुआ था क्या? ए सेल गेट सस्पेंडेड फ्रॉम जीवन फेज। लेकिन अभी नई एनसीईआरटी जो है ना, उसमें लिखा हुआ है ए सेल गेट एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज। नई एनसीईआरटी जो है, उस नई एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ए सेल गेट एग्जिट फ्रॉम जीवन फेज। तो ये चेंज हुआ था, और हिंदी में कोई चेंज नहीं हुआ। हिंदी में सीधा था क्या कि भैया जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में जा रही है, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में जा रही है, और उस अवस्था का नाम है क्या? G0 अवस्था। तो टेंशन ना लीजिएगा, सांझ मसूर कर डाल दूंगा बेटा, बन रही है, डाल दूंगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। अब पता है कंफ्यूजन कहां पर होगा? कंफ्यूजन होता है कई बार हम जब क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि सर ये G0 अवस्था है कहां, सर ये G0 अवस्था है कहां, ये G0 अवस्था है कहां? क्योंकि इस डायग्राम में देखो तो यहां पर G0 दिखा रहा है, यहां पर, हालांकि ये गलत है, यहां पर नहीं होगा, ये गलत दिखा है। G1 से निकलकर किसमें जाती है? G0 में जाती है। कहां से निकलती है? G1 से निकलकर G0 में जाती है। G1 से निकलकर G0 में जाती है। जीवन के एंड में किसमें जाती है? G0 में जाती है। जीवन के अंत में, याद रखना, किसके? जीवन के एंड में, अंत में जाती है किसमें? G0 में जाती है। अभी बहुत सारी चीजें, रुक जा, अभी खैर पेशेंस रख जरा। यहां पर बस इतना सा देखिए, यहां से क्या लिखा हुआ है? जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचते हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बोला मैंने G0 अवस्था में? मैंने G0 अवस्था में ये बोला कि मेरे भाई ये एक ऐसी अवस्था होती है, या मैं बोलूंगा G0 अवस्था को हमने निष्क्रिय, इनएक्टिव ये वर्ड दिए हैं। क्या मीनिंग? हमने बोला कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। जब उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है तो एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है, जिसका नाम है G0 अवस्था। अब इधर देख, मैं तेरे से असली चीज जो है, असली पॉइंट जो है वो बताने वाला हूं। देख मेरे भाई, ध्यान से सुन, इधर देखना, ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिएगा यहां पर। नहीं, SG2 नहीं होगा इसमें, केवल प्रोटीन, आरएनए ये सारा बनता रहेगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। S नहीं होगा, G2 नहीं होगा। हाँ जी, एक वर्ड होता है परमानेंट और एक वर्ड होता है टेम्परेरी। ठीक है, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। ठीक है, क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। सर आवाजें आ रही तो आवाजें सुनता रहे बेटा, मैडमों की। तो टीचर सर की आवाज मत सुन बेटा, तो मैडमों की आवाज सुनिए। अब क्या करे सर, आ रही है तो मैं क्या करूं बता, मैडम भी तो ऐसी है, तो क्या कर सकता हूं? 10 बार बोल दिया, ना समझे तो नहीं समझा, क्या बीन थोड़ा ना बजाऊंगा? नहीं मैडम, हमको पता नहीं ना पढ़ाना कैसे होता है, चिल्लाना पढ़ाना नहीं होता ना बेटा। चलो, एक है टेम्परेरी जिसको हम अस्थायी बोलते हैं, और एक है परमानेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं, देखो समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती। क्या बोला हमने? नर्व सेल जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, वो कभी भी विभाजन नहीं करती है। जबकि इधर देख, यहां पर फोकस कर, हृदय कोशिका जो होती है, कौन बेटा? हृदय कोशिका जो होती है, जब आवश्यकता होती है तब विभाजन करती है। इन वर्ड पर फोकस कर और सोच। तंत्रिका कोशिका, इसके साथ साथ मैं अंडाणु भी लिख सकता हूं। तंत्रिका कोशिका, उसके साथ साथ मैं अंडाणु भी लिख सकता हूं। ठीक है, आरबीसी भी लिख सकता हूं। लेकिन मेजर अभी तंत्रिका कोशिका पर फोकस करते हैं कि तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती है। हृदय कोशिका भी विभाजन नहीं करती, लेकिन जब आवश्यकता हो तब विभाजन करती है। ठीक है, अब इस वर्ड पर फोकस कर और सोच कि तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन क्यों नहीं करती है। तंत्रिका कोशिका क्यों कभी भी विभाजन नहीं करती? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता। क्या बोला हमने? तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें तारक केंद्र नहीं होता। सोच, तारक केंद्र चाहिए। कोशिका जो होती है उसमें तारक केंद्र नहीं होता। सोच, तारक केंद्र चाहिए। ये पूछा सर क्लास एंड कब होगी, बताओ। बोल, तंत्रिका कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता। तारक केंद्र क्या करता है? सर विभाजन कराता है। जब तारक केंद्र नहीं है तो तंत्रिका कोशिका विभाजन कभी भी नहीं करेगी। तो जब तंत्रिका कोशिका अगर विभाजन नहीं करेगी तो जरा सोच, तेरे अंदर फील कर, तेरे अंदर मेरे अंदर, तेरे अंदर मेरे अंदर, अजी तेरे अंदर मेरे अंदर क्या तंत्रिका कोशिका है? अजी है। अरे भैया तुम्हारे अंदर न्यूरॉन है। अरे दिमाग चल रहा है, न्यूरॉन है, हाँ काम कर रही है, हाँ न्यूरॉन काम कर रही है, हाँ जिंदा है, हाँ विभाजन नहीं कर रही। तो जरा सोच, वो न्यूरॉन कौन सी अवस्था में? सोच, वो न्यूरॉन कौन सी अवस्था में? क्या वो न्यूरॉन अपने जीवन काल की एक ऐसी अवस्था में रुकी पड़ी है जिसमें वो निष्क्रिय रूप से पड़ी है? काम तो कर रही है, लेकिन किस रूप से निष्क्रिय है? विभाजन करने से क्या है वो निष्क्रिय है। कि ये कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं है तंत्रिका कोशिका, ये इनके अंदर तारक केंद्र नहीं है, इनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर काम कर रही है। यानी G0 अवस्था में अगर कोई कोशिका जाती है, G0 अवस्था में अगर कोई कोशिका जाती है तो वो कोशिका उपापचय रूप से
कार्य करेगी, हाँ सर उपापचय रूप से कार्य करेगी। सिर्फ क्या नहीं कर रही, अजी विभाजन नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही, विभाजन नहीं कर रही, उपापचय रूप से सक्रिय है। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात तेरे को समझ में आई है? अब आप सौर फिर तो तंत्रिका कोशिका नई नई बनेगी, हाँ तो नहीं बनती। जब तू पैदा हुआ था जितनी थी तेरे अंदर उतनी है। सौर हम जब पैदा हुए थे तो वो कहां से आई थी, हमारे अंदर, जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे ना, भ्रूण थे, भ्रूण। जब 12वीं कक्षा का अध्याय पढ़ेगा कौन सा मानव जनन, तब तेरे को पता लगेगा शुक्राणु अंडाणु फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज। वो एक कोशिका होती है, विभाजन करती है, 8 से 16 कोशिका अवस्था बनाती है। क्या बोलते हैं, तू तक बोलते हैं, मरुला बोलते हैं। फिर 16 के बाद वो 32 64 कोशिका अवस्था बनाती है, जिसको हम कोरक बोलते हैं। फिर वो कोरक से आगे चलकर और विभाजन होता है, क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण के अंदर तीन क्या होती है, स्तरें होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य जर्म स्तर, मध्य जर्म स्तर, अंत्य जर्म स्तर। तो जो बाह्य जर्म स्तर होती है, एक्टोडर्म जो होती है, वो हमारा क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाती है। एक्टोडर्म क्या बनाती है, हमारी न्यूरॉन्स बनाती है। अब जरा सोच, एक्टोडर्म ने जो न्यूरॉन्स तेरे अंदर बनाई, जो एक्टोडर्म ने मेरे अंदर न्यूरॉन्स बनाई, बस बना दी। पैदा होने के बाद और न्यूरॉन नहीं बनते तेरे अंदर, क्योंकि विभाजन की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, अब इधर देख, तो इधर फोकस करना। जो भी ये पूछा जी0 में जाने वाली कोशिका चक्कर के बाहर चली जाती है क्या, ये अभी बता रहा, पहले इधर फोकस कर, अभी आने वाला उसका आंसर देख। तो अगर कोई कोशिका जी0 अवस्था में गई, इधर देख, कोई कोशिका जीरो अवस्था में गई तो क्या वो मर गई, आंसर बता। अगर कोई कोशिका जी0 अवस्था में गई तो क्या वो मर गई, क्या वो काम नहीं कर रही, सर काम तो कर रही है, क्या नहीं कर रही, फिर विभाजन नहीं कर रही। डन, ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब एक प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न आ रहा है, सर आपने इस कोशिका का तो बता दिया, इसका नहीं बताया। मैंने कहा इधर देख, अब देख, इधर देख, देख मेरे भाई, मान ले हृदय की जो कोशिका मिल रही है, ठीक है, इन हृदय की कोशिका को कंपेयर करके, मजदूर से, किससे कंपेयर कर रहा है, हृदय की कोशिकाओं को एक मजदूर से कंपेयर कर। ठीक है, मान ले एक घर बनाने के लिए, घर की तुलना कर किससे, घर की तुलना कर किससे, हृदय से। फोकस करना, यहां पर फोकस करना। मैंने बोला हृदय की कोशिका कौन है, मजदूर है, और हृदय कौन है, घर है। भाई हृदय की कोशिका क्या बनाती है, घर बनाती है। मजदूर जो है वो, सॉरी, हृदय की कोशिका क्या बनाती है, हृदय बनाती है। मजदूर जो है वो क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। ठीक है, मान लो हृदय बनाने के लिए 100 हृदय की कोशिका चाहिए। ऐसा होता नहीं, जैसे कंपैरिजन करके एग्जांपल से बता रहा हूं कि मान ले हृदय बनाने के लिए 100 हृदय कोशिका चाहिए। इट मींस घर बनाने के लिए मान ले 100 मजदूर चाहिए। हाँ सर, 100 मजदूर चाहिए। ठीक है, अब मान ले 100 मजदूर चाहिए एक घर बनाने के लिए, 100 हृदय की कोशिका चाहिए, क्या बनाने के लिए, हृदय बनाने के लिए, हृदय का कार्य करने के लिए। अब इमेजिन कर, अगर तेरे पास 150 मजदूर है, 50 मजदूर जो हैं वो एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या उन 50 मजदूरों को तू फेंक देगा, उनसे बोलेगा चल चल, नहीं चाहिए, तो क्या कहेगा, वेट कर ले। हो सकता है इन 100 में से कोई काम ना कर पाए, हो सकता है इन 100 में से किसी 50 की, 3 4 की, 15 20 की तबीयत खराब हो जाए, तो उनसे क्या बोलेगा, वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, तनिक वेट कर लो, क्या पता किसी की तबीयत खराब हो जाए यार, है ना। अब वही कहानी यहां पर है कि भैया 100 हृदय की कोशिका थी जो हृदय का निर्माण कर रही थी। अब इन 100 में से मान लो आपके पास 150 हृदय की कोशिकाएं हैं, जिसमें से 100 काम कर रही है हृदय का, तो जो 50 एक्स्ट्रा है, तो क्या उन 50 हृदय की कोशिकाओं को मार देगा, या उन 50 हृदय की कोशिकाओं को एक निष्क्रिय अवस्था में डाल देगा। सोच, दिमाग लगा, सोच। तेरे को हृदय बनाने के लिए 100 कोशिका चाहिए। तूने बोला ठीक है सर, लेकिन तेरे पास है कितनी, 150, 50 एक्स्ट्रा थी। अब तू क्या करेगा, उन 50 को क्या गोली मारेगा, सर सुला देंगे, बता क्या करेगा, उन 50 का क्या करेगा, क्या उन 50 को एक ऐसी अवस्था में डाल देंगे जो कैसी है, निष्क्रिय अवस्था है। क्यों, क्योंकि मान ले ये जो 100 जो थी, अगर इन 100 में से कोई खराब हो जाती है, इन 100 में से कोई बेकार हो जाती है, इन 100 में से किसी की हालत खराब हो जाती है, हालत पतली हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए तेरे पास स्टोरेज है या नहीं है, है ना। वो स्टोरेज कहां पर था, सर वो निष्क्रिय अवस्था में कोशिकाओं को हमने डाल दिया था, तो क्या उस निष्क्रिय अवस्था से वापस निकाल सकते हैं, यस। क्वेश्चन ये पूछ रहा था ना थोड़ी देर पहले, किसी व्यक्ति, किसी बच्चे ने पूछा था, क्या जी0 अवस्था से वापस से कोशिका निकलकर जीवन अवस्था, फिर एस, फिर जी2 में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कौन सी आती है मेरे भाई, हृदय की आती है। अब इधर वर्ड पर फोकस कर, यहां पर स्थायी, यहां पर अस्थायी, यहां पर परमानेंट, यहां पर टेम्परेरी, ये जो वर्ड लिखे हैं इन पर फोकस कर और सोच कि ये कोशिका अगर जी0 अवस्था में चली गई तो ये परमानेंटली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी, लौट के नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वाली कोशिका अगर चली गई तो ये वापस लौट कर आ सकती है। क्यों आएंगी, क्योंकि इनका यूज होगा। क्यों, क्योंकि इनको यूज में लिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद में ये एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ी, यहां पर आराम से, यहां से आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना। कहां से, यहां से देखना, ध्यान से सुनना। प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, ठीक है सर, प्राणियों में कुछ सेल हैं जो डिवाइड नहीं होती है, जैसे हार्ट सेल, हृदय कोशिका, ओके, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती है। यानी प्राणियों में, एनिमल्स में कुछ सेल ऐसी हैं जो विभाजित नहीं होती। एनसीईआरटी ने बोला कौन सी, हार्ट सेल, बाकी जो विभाजित होती है, ओके ठीक है। ऐसा तब भी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। क्या कि अगर कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, मर गई, तो उनको रिप्लेस करने के लिए तुम्हारे पास कोशिका कहां है, भंडार कहां रखा है तुमने उन कोशिकाओं का, तो तुमने उन कोशिकाओं को निष्क्रिय अवस्था में डाल दिया है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, जीवन अवस्था से निकलकर किसमें चली गई थी, जी0 अवस्था में चली गई थी। इस अवस्था की कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, लेकिन विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन, यहां पर वर्ड पर फोकस कर, इनका विभाजन, इधर फोकस कर, देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका विभाजन। किनका विभाजन, वो कोशिका जो जी0 में चली गई थी, इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। अगर किसी जीव को आवश्यकता है तो वो जी0 से निकलकर विभाजन करेगी, अगर नहीं है, करने में सक्षम नहीं है वो कोशिका, तो वो जी0 से नहीं निकलेगी। ये था, इतना सा कंसेप्ट था जी0 अवस्था का। अब बता, हाँ जी सर, पादपों में कारक केंद्र नहीं होता तो विभाजन कैसे करती है? बेटा अगर तू नया है, नई क्लासेस में आया है, तो सेल चैप्टर पढ़, वहां पर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। जी2 अवस्था में अगर ट्यूबुलिन बन रहा था तो फिर इस अवस्था में चीज रिसर्च में पढ़ी जाती है, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसमें पढ़ी जाती है। एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, POK4 जीन होता है। POK4 इस जीन का नाम है। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का सेल्फ डुप्लीकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन होता है POK4 नाम से, जो तेरे को भी समझ में नहीं आएगा, तेरे दिमाग में तो ये सर ट्यूबुलिन बाद में बन रहा है, और वही ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल बनाती है। सेंट्रियोल आप पहले बना रहे हो, सेंट्रियोल नहीं बना रहा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कर रहा हूं मैं।
सेंट्रियोल एस अवस्था में बना, एक सेंट्रियोल से हमने दो सेंट्रियोल बनाए हैं। हम यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बना रहे, हम सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कर रहे हैं और ये डुप्लीकेशन करने के लिए रिस्पांसिबल जीन होता है। ट्यूबुलिन, स्पेसिफिक ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होते हैं वो हम कहां पर बनाते हैं? G2 अवस्था में बनाते हैं। सर जी मस्तिष्क की सेल में G0 अवस्था होती है क्या? बेटा कुलदीप देखिए, मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क के अंदर सिर्फ तंत्रिका कोशिका नहीं होती और भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन मेन कौन होती है? तंत्रिका कोशिका, जो कौन सी अवस्था में होती है? G0 अवस्था में होती है। बेटा देख, तारक केंद्र से सीधा पूछा जाए तो क्या आंसर देगा? एस अवस्था में, ठीक है। G2 अवस्था में तेरे से कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में कोई प्रोटीन का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए स्टिक रहे किसमें? एनसीईआरटी। सिर्फ प्रोटीन याद रखो, और एक्स्ट्रा याद रख सकता है तो ट्यूबुलिन याद रख लेना बस। ये मैं यहां से सूक्ष्म नलिका हटा देता हूं क्योंकि फिर पगला जाते हो तुम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। यहां पर बस ट्यूबुलिन याद रख, बस कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण हुआ बस। हाँ जी, क्लियर है। तो ये हमारी G0 अवस्था थी। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कौन सी अवस्था? बेटा कल हम पढ़ेंगे हमारी M अवस्था। कौन सी? समसूत्री अवस्था। देख हमने कौन सी पढ़ी सर? हमने G1 पढ़ ली, हमने S पढ़ ली, हमने G2 पढ़ ली, अब हमें पढ़ना M मींस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। अब गुणन जो है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। क्या? एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। तो हम कल पढ़ेंगे क्या? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बोलिए जनाब, आपका क्या प्रश्न है? बोलो मेरे भाई, एक सेकंड कमेंट देखने दो। हाँ बोलिए। ठीक है सौरभ, साइटोसोम्स वर्ड था उसमें। देख ये एक कोशिका जो होती है, इसमें ये केंद्रक होता है, इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, इस साइटोप्लाज्म को भी फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हाइलोप्लाज्म और एक होता है साइटोसोम्स। ये अगर कोई कोशिकांग है, ये कोशिकांग है, तो कोशिकांग के आसपास जो एरिया जो होता है उसको हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं। जहां पर कोशिकांग नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोम्स कहते हैं। सर एक्टिन प्रोटीन कहां से आते हैं? एक्टिन प्रोटीन बनाए जाते हैं बेटा, एक्टिन प्रोटीन जो है वो जीवन अवस्था में बनाए जाते हैं। सर न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? आयंस के कारण बेटा। इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं ना सर, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है? चार्ज पार्टिकल। सर यही ना, ये पूछ रहे ना सर, इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? तो मैंने कहा बेटा ये एक तंत्रिका है और इस तंत्रिका में आवेश मिल रहा है, बाहर धनात्मक अंदर ऋणात्मक। अभी आवेश किसके कारण होगा? आयंस के कारण, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, प्रोटीन्स के कारण आवेश मिल रहा है। अब आवेश मिल रहा है यानी चार्ज मिल रहा है, तो न्यूरॉन्स कैसी होती हैं? चार्जेबल सेल होती है, चार्ज कोशिकाएं होती हैं। हाँ जी, जिनका नहीं जा सकते बेटा, बिल्कुल। हाँ जी सर, एनसीईआरटी की थर्ड लाइन समझ में नहीं आई। एनसीईआरटी की थर्ड लाइन कौन से पैराग्राफ है बेटा? एनसीईआरटी की थर्ड लाइन, एक काम करेंगे कल ना मैं आकर ये जो आपकी एनसीईआरटी में यहां तक का जो पोर्शन जो है, एक काम करेंगे, कहां तक का बेटा? यहां तक का, ठीक है। कल क्लास में आते ही सबसे पहला काम हम यही करेंगे, कल क्लास में आते ही यहां तक की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, कहां तक की? ये जो यहां से स्टार्टिंग से लेकर यहां तक की पूरी एनसीईआरटी, यहां तक की पूरी एनसीईआरटी हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा बेटा? हमारा समसूत्री विभाजन। डन, क्लियर। सर हर्ट कोशिका विभाजन नहीं करती बेटा। देख हर्ट में पर्टिकुलरली कई सारी सेल्स होती है, हमारी हर्ट की लेयर होती है, एक होती है एपिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम और एक होती है एंडोकार्डियम। पर्टिकुलरली कौन सी होती है? जो मायोकार्डियम जो होती है ना, मायोकार्डियम जो किससे बनी होती है? मसल सेल से बनी होती है, उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती। सभी में सभी नहीं, पर्टिकुलरली मायोकार्डियम की बात करते हैं। हाँ हाँ, कल से स्टार्ट करेंगे समसूत्री विभाजन, किसने खोज करी, किसने शब्द दिया, वो सारी चीजें देखेंगे। सर आपने बोला था मिल्क पीने से तंत्रिका की संख्या बढ़ती है।